डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, जिसे सिर्फ मनोरंजन के लिए एडिट और अनुवादित किया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा हैं। किसी भी व्यक्ति, परंपरा या समुदाय को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर आप नाइट स्टोरीज पर नए हैं तो दिल से लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले पाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। आपका साथ ही हमारी अपडेट है। धन्यवाद। अर्जुन और मानसी के साथ राठौर कुलमाता ज़ेड बांस पर्वत की ओर बढ़ी। जब वे एयरशिप में कदम रख रहे थे तब कुलमाता अचानक रुकी और महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र की जेड स्क्रॉल मानसी को सौंप दी। मानसी, इसे देखो। ये सुनकर सभी लोग ठहर गए और ध्यान से मानसी की ओर देखने लगे। महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र। राठौर परिवार और चौहान परिवार के बीच हुआ समझौता सिर्फ महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र की जानकारी तक सीमित नहीं था। इसमें चौहान परिवार को वहां मिली जानकारी और उनके अनुभव भी शामिल थे। इस स्क्रॉल में क्षेत्र की संभावनाओं और खतरों का एक मोटा खाका था। अब तक सिर्फ राठौर को लमाता ने इस जेड स्क्रॉल को देखा था। इसमें क्या लिखा था? क्या इसमें कोई ऐसा अवसर था जिससे मानसी की जन्म से बंद पड़ी मेरिडियन समस्या का हल निकल सकता था? अगर उन्होंने इतनी मेहनत करने के बावजूद कुछ भी उपयोगी नहीं पाया तो ये सब व्यर्थ हो जाता। मानसी ने जेड स्क्रॉल को लिया और उसकी चिकनी सतह को हल्के से छुआ। उसका चेहरा शांत था, लेकिन जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसकी लंबी पलकें हल्की सी कांपी। इसमें क्या लिखा था? क्या यह उसका भाग्य बदल सकता था? अपनी चेतना को जेड स्क्रॉल में डुबोते हुए मानसी ने उसकी सामग्री पढ़ी। वह कुछ देर चुप रही और बाकी सभी लोग उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे। मास्टर शेन के हाथ आपस में जुड़े हुए थे। वह स्पष्ट रूप से चिंतित और उत्साहित थे। कोई संदेह नहीं कि जो कुछ भी आसानी से हासिल किया जा सकता था या कीमती था, उसे चौहान परिवार पहले ही ले जा चुका था। जो बचा था वह अत्यधिक खतरनाक था और शायद इसे हासिल करना भी संभव न हो। जैसा कि शौर्य चौहान ने कहा था, उनका परिवार सिर्फ इस क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा ही खोज पाया था। बहुत सी चीजें ऐसी थीं जिनकी पहुंच से बाहर होने के कारण वे केवल उन पर अफसोस ही जता सकते थे। जब मानसी ने पढ़ना समाप्त किया तो उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप जेड स्क्रॉल वापस राठौर कुलमाता को लौटा दिया। उसके चेहरे पर न तो कोई उत्साह था और न ही कोई निराशा। मुझे देखने दो। मास्टर शेन से अब और इंतजार नहीं हुआ। हालांकि वह परिवार के बाहर के व्यक्ति थे, लेकिन कुलमाता उन पर पूरी तरह से विश्वास करती थी, इसलिए उन्होंने उन्हें स्क्रॉल देखने दिया। जब मास्टर शेन ने पढ़ना समाप्त किया तो उनके चेहरे पर भी अजीब सा भाव आ गया। पास खड़े अर्जुन को भी जिज्ञासा हुई, आखिर इसमें क्या लिखा था? कुलमाता ने अर्जुन के मन की बात भांप ली और उन्होंने जेड स्क्रॉल उसकी ओर बढ़ा दिया। तुम भी इसे देखो। अर्जुन थोड़ा चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कुलमाता उसे खुद से जेड स्क्रॉल पढ़ने का मौका देंगी। अर्जुन के पास खड़ी शकुंतला को गुस्सा आ गया। उसे तो अभी तक इसे देखने तक का मौका नहीं मिला था, लेकिन अर्जुन को पहले ही दे दिया गया। क्या कुलमाता के लिए अर्जुन का स्थान उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था? इस जेड स्क्रॉल को हासिल करना तुम्हारी वजह से ही संभव हो पाया। हालांकि इसमें उम्मीद है, लेकिन यह उम्मीद बहुत कमजोर है। कुलमाता ने हल्के से सिर हिलाया। अर्जुन ने स्क्रॉल लिया और अपनी चेतना उसमें डुबो दी, और इस तरह वह रहस्यमयी भूमि जो सदियों से छुपी हुई थी, अब अर्जुन के सामने अपने पर्दे हटा रही थी। अर्जुन ने सबसे पहले जो देखा वह महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र का स्थान था, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी। जैसे ही उसने इसे देखा वह हैरान रह गया। महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र भगवान की समाधि घाटी के पास था। जब अर्जुन पहली बार रतनगढ़ दुनिया में आया था तो उसने मास्टर शेन से सुना था कि रतनगढ़ दुनिया के चारों ओर कभी पार न किया जाने वाला सागर अनट्रवर्सेबल सी फैला हुआ है। ये सागर अनंत था और वहां की ऊर्जा बहुत कम थी। यह एक सुनसान जगह थी जहां कोई भी इसे पार नहीं कर सका था। और रतनगढ़ दुनिया के नीचे इस समुद्र की गहराई में एक विशाल काला भंवर था जिसे भगवान की समाधि घाटी कहा जाता था। इस भगवान की समाधि घाटी में एक भयानक खिंचाव शक्ति थी। यदि कोई इसमें गिर जाता तो वह अनंत गहराई में चला जाता और कभी वापस नहीं आ सकता था। कहा जाता था कि अमर देवता भी इससे वापस नहीं लौट सकते, इसीलिए इसे भगवान की समाधि घाटी कहा जाता था। ये रतनगढ़ दुनिया का सबसे खतरनाक स्थान था। यहाँ तक कि शक्तिशाली चौहान कुलपति पेट्रियार्क भी इसमें जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब सिर्फ छोटे ऊंचा महान योद्धा ही तब इस भगवान की समाधि घाटी में जाने के बारे में सोचते जब उनकी आयु समाप्त होने के कगार पर होती। कुछ लोग इसे अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि इसके अंदर क्या है, जबकि कुछ को एक में करोड़ ओह की संभावना की उम्मीद होती थी कि शायद वे यहाँ कोई ऐसा मौका पाले जिससे उनकी जीवन अवधि बढ़ सके।
महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र भगवान की समाधि घाटी के अंदर नहीं था, क्योंकि अगर वह अंदर होता तो कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर पाता। यह विशाल भंवर के पास स्थित था। हालांकि यह अभी भी थोड़ी दूरी पर था, लेकिन फिर भी वहां इस पर भगवान की समाधि घाटी की भयानक खिंचाव शक्ति का असर था। ये देखकर अर्जुन चौंक गया। यह जानना जरूरी था कि भगवान की समाधि घाटी के आसपास की जगह बेहद अस्थिर थी। इतनी शक्तिशाली आकर्षण शक्ति और स्थानिक विकृति स्पेशल वॉपिंग के बावजूद यह इतना बड़ा रहस्यमय क्षेत्र इतने लंबे समय तक कैसे टिका रहा? यह जरूर किसी महान शक्ति के कारण हुआ होगा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र सच में प्राचीन महान महारानी द्वारा छोड़ा गया था। यह उनकी कब्र नहीं बल्कि एक विरासत स्थल था। मार्शल आर्ट्स के इतिहास में महान महारानी जैसी स्तर की हस्तियां बहुत कम हुई हैं। इतिहास में कभी दो महान सम्राट एक ही समय में मौजूद नहीं रहे, इसलिए एक महान सम्राट को हमेशा अकेलेपन का सामना करना पड़ता था। इन महान हस्तियों की नज़र में उनके समय के प्रतिभाशाली लोग भी उतने योग्य नहीं होते थे। इसी कारण अधिकांश महान सम्राट कभी भी एक सच्चे शिष्य को नहीं ढूंढ पाए जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके। यह नहीं था कि वे शिष्य लेना नहीं चाहते थे, बल्कि उन्हें कोई योग्य शिष्य नहीं मिल पाता था। उनके समय के सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते थे। जैसा कि कहा जाता है, बेहतर है कुछ न लेना बजा, या किसी ऐसी चीज से संतुष्ट होने के जो योग्य न हो। अगर किसी महान योद्धा ने एक ऐसा शिष्य चुना जो उनकी महानता को आगे नहीं बढ़ा सकता और उनकी विरासत को ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकता, तो वे शिष्य लेना ही पसंद नहीं करते। लेकिन एक योद्धा हमेशा चाहता है कि उसके बनाए हुए नियम और विरासत आगे बढ़े। मनुष्यों की आयु सीमित होती है। साधारण लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे हों ताकि वे अपनी रक्त रेखा ब्लड लाइन को आगे बढ़ा सकें। योद्धाओं के लिए भी यही बात लागू होती है। अगर उनकी विरासत आगे बढ़ती है तो यह ऐसा होता है मानो वे खुद जीवित हैं। अगर वे अपने जीवन काल में कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं ढूंढ पाते तो ये महान सम्राट अपने नाम की भूमि स्थापित करते हैं, जहां उनकी विरासत संरक्षित होती है। इन विरासत स्थलों में कई अद्भुत अवसर होते हैं। जो व्यक्ति योग्य होता है वह इस विरासत को पूरी तरह से प्राप्त कर सकता है। कई महान योद्धा भविष्य को देखने की कोशिश करते हैं। वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनका उत्तराधिकारी कब और कहां जन्म लेगा, और इसी जानकारी का उपयोग करके वे एक रहस्यमय विरासत क्षेत्र छोड़ जाते हैं। महान महारानी की विरासत का मूल्य बहुत अधिक था। इसके अलावा वहां शायद महान खजाने भी थे जो महान महारानी ने पीछे छोड़े थे। जैसे ही ये विरासत और खजाने प्रकट होते, रतनगढ़ दुनिया के सभी बड़े परिवार पागल हो जाते और इन्हें पाने के लिए संघर्ष करते। लेकिन चौहान परिवार ने महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र का स्थान राठौर परिवार को दे दिया। इसका कारण ये था कि चौहान परिवार इस रहस्यमय क्षेत्र के मुख्य भाग में प्रवेश नहीं कर सका। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन फिर भी वे प्रवेश नहीं कर सके। इसका मतलब था कि वे इस विरासत और खजानों को पाने के योग्य नहीं थे। जहां तक बाहरी हिस्से में मिलने वाले अवसरों की बात थी, चौहान परिवार पहले ही जो कुछ भी हासिल कर सकता था कर चुका था। इसलिए अर्जुन के हाथ में जो ज़ेड स्क्रॉल था वो बहुमूल्य तो था, लेकिन तब तक जब तक राठौर परिवार इन चीजों को बाहर न छोटी निकालने में सक्षम होता। लेकिन ये बहुत कठिन था, क्योंकि रहस्यमय क्षेत्र वास्तव में युवाओं के लिए था। इस विरासत स्थल का मुख्य उद्देश्य उत्तराधिकारी चुनना था। प्राचीन महान महारानी कभी किसी वृद्ध को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएगी। ज़ेड स्क्रॉल के अनुसार जब कोई व्यक्ति रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करता तो अलग अलग मार्ग खुलते। ये मार्ग हड्डियों की उम्र बोन एज के आधार पर छांटते थे। यदि किसी व्यक्ति की हड्डियों की उम्र अधिक होती तो वह अलग मार्ग पर जाता, लेकिन मुख्य उत्तराधिकार मार्ग पर केवल वे ही जा सकते थे जिनकी उम्र कम थी। हालांकि वहां कुछ ऐसे मार्ग भी थे जहां उम्र की कोई सीमा नहीं थी। बड़े योद्धा जैसे मास्टर शेन इन मार्गों पर जा सकते थे और वहां मिलने वाले खजानों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। लेकिन सबसे मूल्यवान चीज महान महारानी की विरासत थी, जो केवल युवाओं को ही मिल सकती थी। हर कोई चाहता है कि उसकी सर्वश्रेष्ठ चीजें उसके उत्तराधिकारी को मिले। क्या तुमने पढ़ लिया? यही मुख्य बात थी। सभी ने ज़ेड स्क्रॉल की सामग्री देख ली और फिर यह कुलमाता के पास लौट आया। इस समय कुलमाता गंभीर दिख रही थी। हम वृद्ध लोग भी रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन हमें मुख्य विरासत भूमि तक पहुंचने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये था कि पूरी जांच हमारी युवा पीढ़ी पर निर्भर करेगी। वैसे तो रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या सीमित नहीं है।
लेकिन ज़ेड स्क्रॉल में लिखा है कि महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र का प्रवेश द्वार भगवान की समाधि घाटी के पास है। वहां की भयानक खिंचाव शक्ति के कारण कोई भी साधारण युवा वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। अगर वे जबरदस्ती कोशिश करेंगे तो उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुलमाता ने गंभीर स्वर में कहा, यह समझ में नहीं आता। अगर महान महारानी ने यह विरासत स्थल उत्तराधिकारी चुनने के लिए बनाया था तो वह निश्चित रूप से युवा लोगों के लिए होता। एक सही उत्तराधिकारी बहुत ज्यादा उम्र का नहीं हो सकता था, लेकिन अगर प्रवेश द्वार इतना खतरनाक था तो युवा लोग वहां कैसे पहुंच सकते थे? इससे ये संदेह होता था कि जब महान महारानी ने ये रहस्यमय क्षेत्र बनाया था तब भगवान की समाधि घाटी इतनी भयानक स्थिति में नहीं था। संभव है कि बाद में कुछ बदलाव हुए और महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र का प्रवेश द्वार धीरे धीरे भगवान की समाधि घाटी के पास खिसक गया। इसी वजह से यह स्थान इतना गुप्त और खोजने में कठिन बन गया। अब इन सब पर विचार करना कोई मायने नहीं रखता। जो महत्वपूर्ण है वह ये कि हमारे राठौर परिवार के युवाओं को भगवान की समाधि घाटी तक लाने के लिए हमें किसी शक्तिशाली योद्धा की जरूरत होगी। ये बहुत कठिन काम था। आज रात हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि रहस्यमय क्षेत्र में कौन कौन प्रवेश करेगा। महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र न केवल एक महान अवसर था बल्कि यह मानसी के भाग्य से भी संबंधित था। महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र की खोज करने वाले चौहान परिवार की वर्तमान स्थिति ये थी कि बड़ी पीढ़ी रहस्यमय क्षेत्र के सबसे गहरे हिस्सों का पता लगाने में सक्षम नहीं थी, जबकि युवा पीढ़ी रहस्यमय क्षेत्र के केंद्र में प्रवेश करने में सफल नहीं हुई थी। इन परिस्थितियों में राठौर परिवार इस बात को लेकर अनिश्चित था कि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में और क्या हो सकता है, और मानसी की समाप्त हो चुकी मेरिडियन को ठीक करने की विधि बहुत आशाजनक लग सकती है, लेकिन इसे प्राप्त करना बेहद मुश्किल होगा। राठौर परिवार ने माना कि उनकी ताकत चौहान परिवार से ज्यादा मजबूत नहीं थी। राठौर परिवार को भी उन जगहों की खोज करने में उसी तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जिन्हें चौहान परिवार कबीला नहीं खोज पाया था। इसलिए जिन लोगों को चुना जाना था उनका चयन राठौर परिवार द्वारा बहुत सावधानी से किया जाना था। सभी को बाहर भेजना सही नहीं था। राठौर परिवार में 3 बड़े एल्डर्स थे। उनमें से सबसे मजबूत तको परिवार में बने रहना था ताकि वह जमीन पर कब्जा कर सके, ताकि चौहान परिवार के कबीले को राठौर परिवार के क्षेत्र को नष्ट करने के इस अवसर का फायदा उठाने से रोका जा सके। चौहान कुलपति की ताकत के साथ उसे राठौर परिवार के पर्वतीय सुरक्षा घेरे को तोड़ने के लिए सिर्फ 2 घंटे की जरूरत होगी। फिर वह चौहान परिवार के कुलीनों का नेतृत्व कर सकता है और राठौर परिवार का सफाया कर सकता है। राठौर परिवार जैसे बड़े पारिवारिक कबीले के लिए वे अपने बड़े एल्डर्स को सामान्य परिस्थितियों में भी जमीन छोड़ने नहीं देते थे, क्योंकि यह बहुत खतरनाक था। इस प्रकार राठौर परिवार के पास इस अभियान के लिए केवल 2 ही बड़े एल्डर्स थे। वे दोनों मिलकर युवा पीढ़ी को रहस्यमय क्षेत्र में बिना किसी समस्या के ले जा सकते थे। शौर्य चौहान के ज़ेड स्क्रॉल में दर्ज अभिलेखों के अनुसार महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र खतरों से भरा हुआ था। युवा पीढ़ी के सामने आने वाले रास्ते हल्के थे। आमतौर पर बहुत ज्यादा चोटें या मौतें नहीं होती थीं। इसके विपरीत पुरानी पीढ़ी को ऐसे खतरों का सामना करना पड़ता था जो किसी भी समय जान ले सकते थे। हो सकता है कि उन्हें वहां एक भी अवसर न मिले और वे मर जाएं। मैं अंदर जाना चाहता हूं। राठौर परिवार की आंतरिक बैठक में मास्टर शेन सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति थे। मास्टर शेन मानसी की समाप्त हो चुकी मेरिडियंस को लेकर चिंतित थे। यही कारण था कि वह व्यक्तिगत रूप से रहस्यमय क्षेत्र का पता लगाना चाहते थे। कुलमाता ने सिर हिलाया। एल्डर शेन, पुरानी पीढ़ी के लिए स्थान तय करने में कोई जल्दबाजी नहीं है। अब हमें युवा पीढ़ी के लिए स्थानों पर विचार करना होगा। वे सबसे महत्वपूर्ण हैं। पुरानी पीढ़ी की तुलना में युवा पीढ़ी का महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करना निश्चित रूप से एक महान कार्य था। उन्हें जो खतरे झेलने होंगे वे बड़ों की तुलना में बहुत कम होंगे। भले ही उन्हें कोई अवसर न मिले, फिर भी ये प्रशिक्षण का एक मूल्यवान अवसर होगा। प्राचीन काल से छोड़ी गई सारणियों और विरासत को देखकर अपने क्षितिज को व्यापक बनाकर वे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और बाधाओं को तोड़ सकते हैं। कुलमाता बोली, महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र का प्रवेश द्वार भगवान की समाधि घाटी के भंवर के पास एक स्थानिक दरार में है। अगर हम अंदर जाना चाहते हैं तो हमें एक ऐसा समय चुनना होगा जब भंवर की ज्वारीय शक्ति सबसे कमजोर हो। अगर नहीं तो हमारे परिवार के बड़े एल्डर्स को भी भगवान की समाधि घाटी की भयानक चूषण शक्ति का सामना करना मुश्किल लगेगा और वे हमारे जूनियर्स को अंदर ले जाने या रहस्यमय क्षेत्र का दरवाजा खोलने में सक्षम नहीं होंगे।
ये तय करना बहुत मुश्किल है कि यह कब होगा। ये कुछ महीनों में हो सकता है और यह अब से 1 या 2 साल बाद भी हो सकता है। इसके लिए हमें काफी तैयारियां करनी होंगी और रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश के लिए स्थान फिलहाल 10 तय किए गए हैं। ये 10 लोग हमारे राठौर परिवार की युवा पीढ़ी के कुलीन वर्ग के लोग होंगे। आपका मिशन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में सबसे बड़े अवसर उन क्षेत्रों में होंगे जिनकी आप खोज करेंगे। जब कुलमाता लिन बोल रही थी तो उन्होंने कई एल्डर्स के पीछे बैठे शिष्यों की ओर देखा। इस पारिवारिक बैठक में जूनियर भी शामिल हुए थे और जो जूनियर यहाँ बैठने के योग्य थे उनकी संख्या लगभग 20 के आसपास थी। वे राठौर परिवार की युवा पीढ़ी के बीच स्वर्ग के गौरवशाली बच्चे थे। आमतौर पर वे राठौर परिवार के सर्वोत्तम संसाधनों का आनंद लेते थे। अब 10 लोगों को स्पष्ट रूप से उनमें से चुना जाएगा। इस बात से सभी जूनियर घबरा गए। मानसी के अलावा 20 लोगों के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं था जो पासिंग मार्क के आसपास थे। वे अपनी सांसें रोककर उस विकल्प का इंतजार कर रहे थे जो उनकी किस्मत तय करेगा। इन जूनियर्स में से कौन प्राचीन महान महारानी द्वारा छोड़ी गई विरासत को देखना नहीं चाहता था? शायद वे भी किस्मत से चुने गए होंगे। अगर उन्हें चुना नहीं भी जाता तो भी कुछ लाभ मिलना काफी बड़ी बात होती। पुरानी पीढ़ी के लिए सफलता पाने का कोई अवसर मिलने की संभावना कम थी, लेकिन युवा पीढ़ी के लिए यह अलग था। वे अभी भी युवा थे, इसलिए उनके पास बहुत सारे अवसर और महत्वाकांक्षाएं थीं। इस मामले के लिए मुझे लगता है कि हम तुरंत 6 लोगों को निर्धारित कर सकते हैं। कुलमाता के बगल में एक काले वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने धीरे से कहा, मानसी, भाविक, वरुण, मीरा, आरव और कुणाल। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जो नाम बताए वे राठौर परिवार की युवा पीढ़ी के निर्विवाद कुलीन लोग थे। उनमें से कुणाल एक शिष्य था जिसका परिवार का नाम राठौर नहीं था। उसके पिता का उपनाम मौर्य था और उसने राठौर परिवार की एक महिला से विवाह किया था। चूंकि उसके पिता की ताकत असाधारण थी, इसलिए राठौर परिवार ने कुणाल को अपना उपनाम बदलकर राठौर नहीं रखने दिया। अपने अलग उपनाम के बावजूद उसे राठौर परिवार की युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ 6 प्रतिभाशाली लोगों में से एक माना जाता था। ये स्पष्ट था कि कुणाल कितना शक्तिशाली था। अर्जुन की नज़र उन 6 लोगों पर पड़ी। मानसी के अलावा वो उनमें से किसी को नहीं जानता था, न ही उसने उन्हें पहले कभी देखा था। जिन कुछ महीनों में अर्जुन राठौर परिवार में था, उसने जिन कुलीन लोगों को देखा था वे केवल उजाड़ स्वर्ग तकनीक में प्रतिभाशाली लोग थे। उजाड़ स्वर्ग तकनीक के प्रशिक्षु जो मुख्य रूप से उजाड़ स्वर्ग तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मार्शल आर्ट में उनकी उपलब्धियां निस्संदेह उस फोकस से प्रभावित होंगी। वे भाविक या वरुण जैसे मार्शल आर्ट में विशेषज्ञता रखने वाले प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में नहीं हो सकते। चूंकि महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र को प्राचीन महान महारानी की विरासत के उत्तराधिकारी का चयन करना था, इसलिए किसी की मार्शल आर्ट उपलब्धियों को देखना स्वाभाविक था। केवल उजाड़ स्वर्ग तकनीक में अच्छा होना बेकार था। प्राचीन महान महारानी निस्संदेह मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित करती थी और वह एक ऐसी महिला थी जो मार्शल पथ पर चरम सीमा तक गई थी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कुलमाता ने हल्के से कहा। ये 6 लोग वाकई बहुत बढ़िया थे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आगे कहा, अभी 4 और था न है। हर कोई नामांकन करने का प्रयास कर सकता है। सबसे पहले हमें उनकी प्रतिभा को देखना होगा। दूसरे, हमें उनके साधना स्तर को देखना होगा। साधना स्तर जितना ऊंचा होगा वे उतना ही अधिक दबाव झेल पाएंगे, जिस से उन्हें महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र में लाना आसान हो जाएगा। इससे परिवार के एल्डर्स पर भी कुछ दबाव कम होगा। अभी जिन 6 लोगों का चयन किया गया है उनमें से मीरा और आरव अपेक्षाकृत युवा हैं। उन्हें साथ ले जाने के लिए काफी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हम केवल एक और व्यक्ति को चुन सकते हैं जिसका साधना स्तर युआन फाउंडेशन क्षेत्र के अंतिम चरण से नीचे है। इससे अधिक कोई नहीं हो सकता। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चौहान परिवार के कबीले के जैड स्क्रॉल को देखा था और भगवान की समाधि घाटी की स्थिति का आकलन किया था। उनके विचार में राठौर परिवार के 2 बड़े एल्डर्स 2 जूनियर को ले जा सकते थे जिसका साधना स्तर युआन फाउंडेशन क्षेत्र के अंतिम चरण से नीचे था। इसके अलावा वहां कुलमाता भी थी। उसके पास एक जूनियर को ले जाने की क्षमता थी जिसका साधना स्तर युआन फाउंडेशन क्षेत्र के अंतिम चरण से नीचे था। कुल मिलाकर वहां 3 लोग हो सकते थे। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे अधिकतम यही कर सकते थे। कुलमाता, आप क्या सोचती हैं? आप किसे चुनेंगी? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, वहां उपस्थित सभी जूनियर
जो युआन फाउंडेशन क्षेत्र के अंतिम चरण से नीचे थे, तुरंत घबरा गए और उन्होंने अपनी सांसें रोक ली। उन पुराने शिष्यों में अभी भी उम्मीद थी। 16-17 साल की उम्र में उनके पास सिर्फ एक ही जगह थी। हर कोई चाहता था कि उनका चयन हो। 16-17 वर्ष की आयु योद्धा के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस समय प्रशिक्षण अनुभव के लिए प्राचीन रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत लाभ दे सकता था। इस समय मानसी की एल्डर दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी राय में युआन फाउंडेशन क्षेत्र के अंतिम चरण से नीचे के किसी व्यक्ति के लिए स्थान श्याम के लिए उपयुक्त होगा। श्याम की ताकत युआन फाउंडेशन क्षेत्र के अंतिम चरण में जूनियर्स के बीच सबसे ऊपर कही जा सकती है। मुझे लगता है कि इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, है न? जब शकुंतला ने ये कहा तो उसकी नज़र वहां उपस्थित एल्डर्स पर मुस्कुराहट के साथ पड़ी। इन एल्डर्स ने अपनी स्थिति के बारे में नहीं जताया। नतीजतन शकुंतला को बहुत खुशी हुई। अवचेतन रूप से शकुंतला ने अर्जुन की ओर देखा। हालांकि वह अर्जुन को नापसंद करती थी, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि अर्जुन की उजाड़ वर्ग तकनीक में प्रतिभा असाधारण थी। वह अपने पोते की तुलना उजाड़ स्वर्ग तकनीक में अर्जुन से नहीं कर सकती थी। शुक्र है कि यह महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र किसी की उजाड़ स्वर्ग तकनीक प्रतिभा पर निर्भर न बड़ी ये था जो माना जाता था वह किसी की मार्शल आर्ट प्रतिभा थी। यह उजाड़ स्वर्ग तकनीक प्रशिक्षुओं की कमजोरी थी। श्याम राठौर शकुंतला के पोते में से एक था। शकुंतला उससे बहुत खुश थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से चाहती थी कि उसकी अपनी संतान को यह अवसर मिले। शकुंतला की बातें सुनकर जो जूनियर घबराए हुए थे और परिणाम का बहुत ज्यादा अनुमान लगा रहे थे, उनके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। शकुंतला का परिवार में एक निश्चित स्थान था और श्याम की असाधारण क्षमताओं के साथ इन जूनियर्स को लगा कि उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। चाहे ताकत हो या पृष्ठभूमि, वे हीन थे तो वे प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते थे। और इन जूनियर्स में से एक ना बड़ी ईली शर्ट वाला युवक सीधे सामने देख रहा था। वह इधर उधर नहीं देख रहा था क्योंकि उसका चेहरा बहुत शांत था। अपनी जगह पर बैठा हुआ उसके मुंह के कोनों से मुस्कान निकल रही थी। वह श्याम राठौर था। शकुंतला को उसकी वकालत करते देख वह स्वाभाविक रूप से खुश था। कुलमाता, आप क्या सोचती हैं? इस मामले को सुलझाया जाना चाहिए, है ना? अगर श्याम उपयुक्त नहीं है तो कोई भी उपयुक्त नहीं है। श्याम, शकुंतला ने श्याम को संकेत दिया कि वह तुरंत खड़ा होकर इसे स्वीकार करे और धन्यवाद दे। श्याम अपने दिल में उमड़ते उत्साह को दबाते हुए शांति से खड़ा हो गया। अपने हाथों को जोड़ते हुए उसने अपनी आवाज को शांत करने की कोशिश की, कुलमाता। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, कुलमाता ने हल्के से कहा, इस स्थान के लिए मेरे मन में पहले से ही कोई व्यक्ति है। कुलमाता के शब्द साफ आसमान से अचानक बिजली गिरने जैसे थे। श्याम राठौर, जो मुस्कुरा रहा था, अचानक स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर भाव जम गए। शकुंतला की मुस्कान भी रुक गई क्योंकि उसका चेहरा बदसूरत हो गया था। थोड़ी देर तक स्तब्ध रहने के बाद उसने कहा, कुलमाता के दिमाग में कौन है? अगर यह कोई और अच्छी प्रतिभा है तो स्वाभाविक रूप से मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। इस समय कुलमाता अर्जुन की ओर मुड़ी। अर्जुन, हालांकि महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र मार्शल आर्ट के लिए एक विरासत भूमि है, मुझे तुम्हारी नींव बहुत ठोस लगती है। तुम उजाड़ स्वर्ग तकनीक पर ध्यान केंद्रित करते हुए मार्शल आर्ट में भी ध्यान केंद्रित कर रहे हो। क्या तुम अंदर जाकर देखना चाहते हो? कुलमाता का स्वर दोस्ताना था। कुलमाता के पास खड़ी शकुंतला के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठी। उसका चेहरा लाल हो गया। वह कुछ कहने के लिए खड़ी हुई थी जिसे कुलमाता ने अस्वीकार कर दिया था। और पलक झपकते ही कुलमाता ने ऐसे सौदेव आज ही भरे लहजे में पूछा कि क्या अर्जुन अंदर आना चाहता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सार्वजनिक रूप से 2 बार मुंह पर तमाचा मारा गया हो। वह अवाक थी। अर्जुन, ये फिर से अर्जुन था। कुलमाता ने वास्तव में अर्जुन को मार्शल आर्ट रहस्यमय क्षेत्र में जाने के लिए चुना था, जिसका मार्शल आर्ट से कोई लेना देना नहीं था। इस समय शकुंतला के दिल में गुस्से की लहरें उठ रही थीं। अगर यह कोई उजाड़ स्वर्ग तकनीक का रहस्यमय क्षेत्र होता तो वह कुलमाता के अर्जुन को चुनने पर कोई आपत्ति नहीं करती। लेकिन यह तो एक युद्ध कौशल से जुड़ा रहस्यमय क्षेत्र था, इसलिए तर्क के आधार पर यह स्थान श्याम राठौर को मिलना चाहिए था। कुलमाता, शकुंतला ने दांत भींच लिए, लेकिन कुलमाता का चेहरा भावहीन था। उन्होंने इस मामले में पहले ही फैसला कर लिया था और शकुंतला की बातों की परवाह नहीं की। अब शकुंतला की आखिरी उम्मीद अर्जुन पर थी। उसके लिए अर्जुन एक उजाड़ स्वर्ग मास्टर था, इसलिए उसके लिए युद्ध कला की विरासतों को खोजना व्यर्थ था। अर्जुन, इस बारे में सोचो।
महान महारानी, रहस्यमय क्षेत्र तुम्हारे किसी काम का नहीं है। यहाँ तक कि युद्ध कला के महान प्रतिभाओं को भी वहाँ कोई लाभ नहीं मिल सकता, तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा? इसके अलावा ये स्थान बहुत ही खतरनाक है। तुम्हें परिवार में रहकर अपनी उजाड़ स्वर्ग तकनीक का अभ्यास करना चाहिए, जिससे तुम्हारी भाव छोटी ईर्ष्या की उपलब्धियां अकल्पनीय होंगी। अगर तुम रहस्यमय क्षेत्र में गए और कोई अनहोनी हो गई तो फिर पछताने का समय भी नहीं मिलेगा। अगर तुम नहीं जाते तो मैं तुम्हें उजाड़ स्वर्ग तकनीक की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और डिस्क सरणी उपलब्ध करवा सकती हूँ। शकुंतला ने अपनी बात युआन कोई के माध्यम से अर्जुन तक पहुंचाई, लेकिन अर्जुन बस हल्का सा मुस्कुराया। उजाड़ स्वर्ग तकनीक की पुस्तकें, डिस्क सरणी देने की बात। शकुंतला जैसी बूढ़ी औरत के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो अर्जुन को आकर्षित कर सके, और अगर उसके पास कुछ अच्छा होता भी तो भी वह उसे अर्जुन को देने वाली नहीं थी। अर्जुन को अच्छी तरह से पता था कि अगर वह इस पारिवारिक बैठक में ये प्रस्ताव ठुकरा देता तो शकुंतला बस कुछ घटिया चीजें देकर उसे टरका देती, जैसे वह कोई गांव का अनाड़ी हो। फिर अर्जुन धीरे धीरे उठा और कुलमाता को झुककर प्रणाम किया। ये जूनियर आपकी देखभाल और चिंता के लिए आभारी है। मैं वास्तव में महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र में जाने के लिए इच्छुक हूं और इसे खोजने की आशा करता हूं। अर्जुन के शब्द धीमे और शांत थे, लेकिन जब वे श्याम और शकुंतला के कानों में पड़े तो उनके चेहरे पर गहरी निराशा छा गई। ठीक है, कुलमाता ने एक सौम्य मुस्कान दी, तो ये स्थान अर्जुन के लिए सुरक्षित रहेगा। महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र का यह अवसर मूल रूप से अर्जुन की वजह से ही मिला है, इसलिए यह उचित है कि उसमें से एक स्थान उसे मिले। कुलमाता ही राठौर परिवार के आंतरिक मामलों की प्रभारी थी, इसलिए उनके शब्द अंतिम निर्णय होते थे। वह परिवार के अन्य एल्डर्स के साथ चर्चा नहीं कर रही थी, बल्कि उन्हें सिर्फ सूचित कर रही थी। बैठे हुए सभी एल्डर्स के चेहरे पर अलग अलग भाव उभर आए। कई एल्डर्स के दिमाग में इस स्थान के लिए कोई और उपयुक्त व्यक्ति था। हर कोई चाहता था कि यह मौका उनके प्रत्यक्ष वंशजों को मिले, लेकिन अर्जुन ने एक स्थान पहले ही ले लिया था, जिससे बाकी लोगों के लिए एक स्थान कम हो गया। हालांकि सभी को यह भी पता था कि अर्जुन ने चाय सभा में राठौर परिवार के लिए बड़ी सेवा की थी, इसलिए उसे इनाम के रूप में ये स्थान देना तर्कसंगत था। मुद्दा यह था कि इन एल्डर्स को लग रहा था कि यह स्थान अर्जुन जैसे उजाड़ स्वर्ग मास्टर को देना व्यर्थ था। कुलमाता, शकुंतला अब और सहन नहीं कर सकी। मैं मानती हूं कि अर्जुन ने चाय सभा में हमारे राठौर परिवार को बचाया, लेकिन मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती कि रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश का यह अवसर अर्जुन की वजह से हमें मिला। राठौर परिवार ही था जिसने रय चौहान और हजार हाथ एल्डर दादी को पकड़ा था। चौहान परिवार से बातचीत करने वाले भी हमारे राठौर परिवार के लोग थे। भले ही अर्जुन ने एक जूनियर के रूप में शौर्य चौहान की साजिश को पहचान लिया, लेकिन उसकी अपनी ताकत से वह क्या कर सकता था? अगर हमारे राठौर परिवार की शक्ति न होती तो चौहान परिवार उसे कब का मार चुका होता। सिर्फ ताकत होने पर ही कोई अडिग रह सकता है। ये हमारे राठौर परिवार की शक्ति थी जिसने आना महारानी रहस्यमय क्षेत्र का स्थान हासिल किया, वह भी चौहान परिवार को नाराज करके। इसका अर्जुन से कोई लेना देना नहीं है। शकुंतला की आवाज गुस्से से भरी थी, लेकिन उसकी बातों से परिवार के अन्य एल्डर्स भी सहमत थे। लेकिन कुलमाता ने यह सुनते ही अपनी आंखों में ठंडक भर ली। उन्होंने शकुंतला को सिर्फ एक कड़वी नजर से देखा। जो एल्डर कुलमाता के स्वभाव को जानते थे वे समझ गए कि उनकी यह नजर बताती है कि वह शकुंतला से बहुत नाराज हैं। शकुंतला की आवाज अचानक रुक गई। अब वह एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कुलमाता, जो इतने वर्षों से राठौर परिवार का नेतृत्व कर रही थी, उनके सामने शकुंतला को डर महसूस हो रहा था। अगर राठौर परिवार में तुम्हारी जैसी ही सोच रखने वाले लोग होंगे, जो दुश्मनों को परिवार समझते हैं, प्रतिभाओं को पीठ दिखाते हैं और केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, तो इस परिवार का अंत निकट है। निर्बलता, ईर्ष्या, लालच, स्वार्थ, सही गलत में भेद न कर पाना और छोटी सोच, परिवार को ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। कुलमाता के इन शब्दों ने ऐसा महसूस करवाया जैसे किसी ने शकुंतला के दिल में एक तेज चाकू घोंप दिया हो। वह स्तब्ध रह गई और यह बात उसके कानों में गूंजने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा खून उसके चेहरे तक दौड़ गया है। परिवार के एल्डर्स की सभा में कुलमाता ने उसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था, और जब कुलमाता ने कहा परिवार को ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है, शकुंतला का चेहरा गहरा लाल पड़ गया। वह वहां खड़ी रही, लेकिन एक शब्द भी नहीं कह पाई। शकुंतला के पीछे श्याम भी खड़ा था। जब से वह उठा था तब से एक भी पूरा वाक्य नहीं कह पाया था।
अब जब कुलमाता ने अंतिम निर्णय सुना दिया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। उसे महसूस हुआ कि आसपास के जूनियर्स की नजरें अब ईर्ष्या से बदलकर सहानुभूति में बदल गई थीं। आखिरकार अर्जुन को कुलमाता का पूरा समर्थन था। भले ही श्याम का बैकअप मजबूत था, लेकिन अर्जुन की तुलना में कुछ भी नहीं था। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आमा ने अपनी मुट्ठियां जोर से भींच लीं और उसका शरीर हल्का कांपने लगा। लेकिन वह इसे चिल्लाकर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए उसने बस शकुंतला को एक गुप्त संदेश भेजा। मैं अर्जुन से लड़ना चाहता हूं। अगर युद्ध शक्ति की बात करें तो वह मेरे सामने क्या है। बिना किसी हथियार के भी मैं उसे पूरी तरह से हरा सकता हूं। श्याम की आवाज में गहरी असहमति और गुस्सा था, लेकिन शकुंतला ने सिर्फ अपना सिर हिला दिया। अगर तुम जीत भी जाओ तो क्या तुम्हें लगता है कि कुलमाता को यह नहीं पता कि तुम्हारी ताकत अर्जुन से कहीं ज्यादा है? लेकिन वह तुम्हें जाने नहीं देंगी, क्योंकि यह अर्जुन के लिए इनाम है। शकुंतला का बड़ी ही बात सुनकर श्याम को ऐसा लगा जैसे उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई हों। हाँ, अगर उसने अर्जुन को हरा भी दिया तो क्या? अगर उसने उसे बुरी तरह हराया भी तो क्या फायदा? यहाँ तक कि कुलमाता उसे अर्जुन के साथ मुकाबला करने की अनुमति भी नहीं देंगी। उनकी नजरों में अर्जुन की कीमत इतनी ज्यादा थी कि वह उससे कोई तुलना ही नहीं कर सकता था। यह फैसला हो चुका है। अर्जुन की जगह लेने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन तुम एक और रास्ता अपना सकते हो। अगर भगवान की समाधि घाटी के दानवीय ज्वार की ताकत अभी कमजोर नहीं हुई है तो तुम्हारे पास खुद को मजबूत करने का मौका है। अगर तुम युआन फाउंडेशन स्तर की चोटी तक पहुंच जाते हो तो तुम्हें किसी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ और स्थान बाकी हैं, शायद तुम उनमें से एक हासिल कर सको। शकुंतला का सुझाव यही था कि श्याम को एक दूसरा रास्ता अपनाना होगा। युआन फाउंडेशन की चोटी तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन यदि कोई इस स्तर तक पहुंच जाता तो उसे खुद जगह मिल जाती। युआन फाउंडेशन की चोटी। श्याम के माथे की नसें हल्की सी उभरी। अगर भगवान की समाधि घाटी को खुलने में 6 महीने लगते तो वह निश्चित रूप से उस स्तर तक पहुंच सकता था। अगर इससे कम समय होता तब भी वह अपनी गति तेज कर सकता था, लेकिन यह उसकी आध्यात्मिक नींव को कमजोर कर देता। प्रतिभाशाली योद्धाओं के लिए जल्दबाजी में स्तर बढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता था। मैं समझ गया। श्याम ने अपनी निराशा को पी लिया और बिना कोई और बहस किए अपनी जगह पर बैठ गया। इस बैठक में 10 स्थानों में से 8 अस्थायी रूप से तय किए गए थे। बाकी 2 स्थानों पर भविष्य में चर्चा की जानी थी। कुलमाता के समर्थन से अर्जुन को आसानी से एक मूल्यवान स्थान मिल गया। इस कारण राठौर परिवार के कई सीनियर और जूनियर गुप्त रूप से इस फैसले की आलोचना कर रहे थे। बहुत से लोगों का मानना था कि इन शेष स्थानों को तय करने के लिए एक पारिवारिक प्रतियोगिता होनी चाहिए थी। ये सबसे उचित तरीका होता। हालांकि प्रतियोगिता होने के बावजूद उम्र के अंतर के कारण ये तय करना मुश्किल था कि किसकी प्रतिभा ज्यादा अच्छी है। जो लोग श्याम के करीबी थे उन्हें उसके लिए अन्याय महसूस हुआ। उनका मानना था कि श्याम जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति परिवार द्वारा दबाया गया, जबकि अर्जुन, जो बहुत शक्तिशाली नहीं था, उसे बस अपने समर्थन के कारण ये स्थान मिल गया। ये बहुत अनुचित था। इस मामले को लेकर कई लोग नाराज थे, लेकिन अब शकुंतला ने इस आग में घी डालना बंद कर दिया था। कुलमाता द्वारा कड़ी डांट खाने के बाद उसने खुद को संयमित कर लिया था। वह जानती थी कि अगर वह इस मामले को गुप्त रूप से उठाएगी तो इसका मतलब होगा कि वह कुलमाता के खिलाफ बोल रही है। अगर यह बात कुलमाता के कानों तक पहुंच गई तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। समय बताएगा। जब लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे तो शकुंतला ने आत्मविश्वास से कहा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। अगर श्याम को इस स्तर के लिए स्थान नहीं मिला तो कोई बात नहीं। जैसे ही वह अपने अगले स्तर पर पहुंचेगा, वह 2 शेष स्थानों में से एक पा सकता है। आग में तपकर ही असली सोना निकलता है। एक बार जब वह रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो श्याम अपनी योग्यता साबित कर देगा। तब जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं वे चुप हो जाएंगे, और जो योग्य हैं उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि असली प्रतिभा और ताकत क्या होती है। शकुंतला का अयोग्य लोग कहना सीधे अर्जुन की ओर इशारा कर रहा था, हालांकि उसने उसका नाम नहीं लिया। इन सब बातों के बीच अर्जुन शांत था। बैठक खत्म होते ही वो गुप्त प्रशिक्षण कक्ष में चला गया। महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र के खुलने में अधिकतम 2-3 साल का समय था, और सबसे कम कुछ ही महीने। कोई नहीं जानता था कि भगवान की समाधि घाटी की दानवी शक्ति कब शांत होंगी। अर्जुन इस समय का उपयोग अपने भीतर संग्रहित शुद्ध यांग ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए करना चाहता था।
अवशेष परीक्षण के दौरान उसने महान महारानी अवशेष से निकली सारी शुद्ध यांग ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। अब वह ऊर्जा क्रिस्टल के अंदर थी जिसे उसे अपनी शक्ति में बदलना था। उसे पता था कि उसकी ताकत बहुत जल्द एक नई ऊंचाई तक पहुंचने वाली थी। सिर्फ अर्जुन ही नहीं बल्कि वे सभी जूनियर जो रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए चुने गए थे, बिना समय गंवाए कठिन प्रशिक्षण में लग गए। वहीं 2 शेष स्थानों के लिए राठौर परिवार के अन्य जूनियर कड़ी मेहनत कर रहे थे। हर कोई जानता था कि यह महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण था। अगर किसी को इसमें एक बड़ा अवसर मिल जाता तो उसकी किस्मत पूरी तरह बदल सकती थी। यह एक बड़ी ही न अपराजय महारानी की विरासत थी। इसकी तुलना में रतनगढ़ दुनिया के बड़े परिवार भी उतने शक्तिशाली नहीं थे। इसके अलावा अगर कोई ऐसा प्राचीन उपचार नुस्खा पा सकता जिससे मानसी को ठीक किया जा सके तो उसे अपार सम्मान और लाभ मिलते, और शायद मानसी का दिल जीतने का मौका भी मिल सकता था। राठौर परिवार में अगर खून का संबंध 3 पीढ़ियों से अधिक पुराना हो तो शादी की अनुमति थी। इसलिए बहुत से लोग ऐसे थे जिनका मां नसी से कोई सीधा रक्त संबंध नहीं था। इतने सारे संभावित लाभों के कारण हर कोई पूरी ताकत से इस अवसर को पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। मैं कुलमाता को इस फैसले पर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। चमकते चांद के नीचे नीले कपड़ों में एक युवक एक चट्टान पर खड़ा था। उसने अपनी तलवार चट्टान में गाड़ दी और उसकी आंखों में जिद चमक रही थी। वह श्याम राठौर था। समय बदलेगा। जिन्होंने मुझे तुच्छ समझा है, मैं अपनी ताकत से उन्हें करारा जवाब दूंगा। राठौर परिवार की 18 मुख्य चोटियों में से सबसे ऊंची और बीच में स्थित चोटी को ज़ेड फॉरेस्ट चोटी कहा जाता था। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख फीट की ऊंचाई से राठौर परिवार की पर्वत श्रृंखला को देखता तो उसे महसूस होता कि ज़ेड फॉरेस्ट चोटी इस पर्वत श्रृंखला का केंद्र है और बाकी सभी पहाड़ इससे निकले हुए लगते हैं। यह ऐसा था जैसे विशालकाय ड्रैगन ज़ेड फॉरेस्ट चोटी को अपने केंद्र में लेकर बड़े उमड़ रहे हों। इस अनोखे प्राकृतिक दृश्य को लोग 9 ड्रैगन मोती को घेरते हुए कहते थे। राठौर परिवार ने इस स्थान को अपनी जड़ के रूप में अपनाया था। यहाँ एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाह था जो राठौर पर छोटी ही वार की समृद्धि बनाए रखता था। इस जगह की भरपूर युआन क्यूई ने इसे राठौर परिवार के लिए एक अनमोल स्थल बना दिया था। मार्शल आर्ट्स की साधना के लिए धन, भूमि, साथी, विधि की आवश्यकता होती है। इनमें से भूमि का अर्थ है एक अच्छा साधना स्थल। चूंकि यह 4 सबसे जरूरी चीजों में से एक है, इसलिए योद्धा इस पर बहुत ध्यान देते थे। रतनगढ़ दुनिया के हर परिवार का एक मुख्य क्षेत्र होता था जहां वे अपने संसाधनों का उपयोग करके इसे सबसे उत्तम बनाते थे। अक्सर परिवारों के बीच झगड़े और संघर्ष भूमि पर अधिकार के लिए होते थे। राठौर परिवार के लिए ज़ेड फॉरेस्ट चोटी बहुत महत्वपूर्ण था। जब भी 3 महान एल्डर लंबी साधना में जाते, वे इसी स्थान को चुनते थे। इस समय अर्जुन भी ज़ेड फॉरेस्ट चोटी में रहकर एकांत में साधना कर रहा था। जिस साधना कक्ष में अर्जुन ठहरा था उसे स्वर्गीय यांग हॉल कहा जाता था। स्वर्गीय यांग हॉल शुद्ध यांग ऊर्जा से संबंधित साधना करने के लिए बनाया गया था। ज़ेड फॉरेस्ट चोटी पर यह 3रे स्थान पर था। इससे ऊपर सिर्फ 2 स्थान थे, पहला महान एल्डर्स के लिए और दूसरा राठौर परिवार के अतिथि एल्डर्स के लिए। ये राठौर परिवार के युवा शिष्यों के लिए सबसे अच्छा साधना स्थल था। आमतौर पर बहुत कम युवा शिष्यों को यहाँ साधना करने का अवसर मिलता था। एक अच्छा साधना स्थल साधना को 2 गुना प्रभावी बना सकता था। अब अर्जुन को स्वर्ग बड़ी ही यांग हॉल में काफी समय हो चुका था। उसने बैंगनी क्रिस्टल के भीतर संग्रहित शुद्ध यांग ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था और अब अपनी मेरिडियन को बदल रहा था। वह एक मजबूत नींव बना रहा था। युआन फाउंडेशन का अर्थ है योद्धा के डांटियन में एक ठोस नींव बनाना। युआन फाउंडेशन के बाद अगला उच्च स्तर दाओ सीड कहलाता है। दाओ सीड का अर्थ है युआन फाउंडेशन पर एक मार्शल आर्ट्स का बीज बोना। जब कोई युआन फाउंडेशन पर दाओ सीड लगाता है तो इसका मतलब होता है कि उसने मार्शल आर्ट्स के पथ पर कदम रख दिया है। भविष्य में उस बीज से क्या उगेगा ये योद्धा की क्षमता और मेहनत पर निर्भर करेगा। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में कई योद्धा युआन फाउंडेशन स्तर पर ही रुक जाते थे और अपने पूरे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते थे। यदि कोई व्यक्ति दाओ सीड स्तर तक पहुंच जाता तो यह उसके लिए एक महान उपलब्धि मानी जाती थी। यह इतनी बड़ी बात थी कि वह अपने आसपास के लोगों पर शासन कर सकता था। इसी कारण सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में दाओ सीड स्तर तक पहुंचने वाले योद्धाओं को मानव लॉर्ड कहा जाता था। लेकिन रतनगढ़ दुनिया में दाओ सीड स्तर के योद्धा के वल स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य होते थे।
यदि कोई यहाँ मानव लॉर्ड कहलाने का दावा करता तो लोग उसका मजाक उड़ाते। समय बीतता गया और अर्जुन, जो गहरी साधना में डूबा हुआ था, एक विशेष आध्यात्मिक अवस्था में पहुंच गया। बैंगनी क्रिस्टल से निकल रही शुद्ध यांग ऊर्जा उसके पूरे शरीर में समा रही थी। यह उसकी मेरिडियन में बहती हुई उसके रक्त प्रवाह में प्रवेश कर रही थी। केवल थोड़ी सी मात्रा ही उसके रोमछिद्रों से बाहर निकल रही थी। ये शुद्ध यांग ऊर्जा धीरे धीरे अर्जुन के शरीर से अशुद्धियों को भी बाहर निकाल रही थी। बार बार मेरो शुद्धिकरण से और शुद्ध यांग ऊर्जा के प्रभाव से अर्जुन को सचमुच ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक नए शरीर में जन्म ले रहा हो। उसकी मांसपेशियां अधिक सशक्त हो रही थीं, लेकिन वे भारी और कठोर नहीं थीं। उसकी काया में एक प्राकृतिक सौंदर्य था, मानो वह किसी पहाड़ी झरने की तरह सरल और आकर्षक हो। अर्जुन की आभा भी पहले से अधिक संयमित होती जा रही थी। उसके शुद्ध यांग शरीर का स्तर बढ़ने के बावजूद उसका शरीर गर्म ऊर्जा को बाहर नहीं छोड़ रहा था। इसके विपरीत वह ऊर्जा उसके शरीर के अंदर विशेष ऊर्जा भी दुओं में सील हो रही थी। अब वह किसी शिष्ट विद्वान की तरह लग रहा था। यदि उसे एक वाक्य में वर्णित करना हो तो उसे जेड जैसा सज्जन कहा जा सकता था। एक सज्जन व्यक्ति जो बाहरी रूप से शांत और संयमित दिखता है, लेकिन अंदर से अडिग और मजबूत होता है। शौर्य चौहान भी जेड जैसा सज्जन बनने का नाटक करता था ताकि लोगों पर प्रभाव जमा सके, लेकिन ये सब केवल दिखावा था। असल में वह ऐसा व्यक्ति नहीं था। लेकिन अर्जुन का मामला अलग था। जैसे जैसे उसका शुद्ध यांग शरीर पूर्णता की ओर बढ़ रहा था, ये स्वाभाविक रूप से उसकी आभा और व्यक्तित्व का हिस्सा बनता जा रहा था। हालांकि वह स्वयं पूर्णतः सज्जन व्यक्ति नहीं था। सच कहा जाए तो अर्जुन के अंदर एक सज्जन व्यक्ति के मूल गुण थे, लेकिन वह कभी भी खुद को नैतिक मर्यादाओं में बांधने वाला नहीं था। साधना में समय का एहसास खोते हुए अर्जुन ने 5 महीनों तक लगातार अभ्यास किया, लेकिन उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। इससे पहले इतनी लंबी साधना उसने केवल गिरता हुआ सितारा द्वार में की थी। इन 5 महीनों में अर्जुन ने न केवल शुद्ध यांग ऊर्जा को अवशोषित किया, बल्कि अपने पिछले अचानक हुई शक्ति वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याओं को भी हल कर लिया। साथ ही उसने नियमों और सिद्धांतों की अपनी समझ को और अधिक गहरा किया। इससे उसका मार्शल आर्ट्स तंत्र पहले से भी अधिक मजबूत और अद्वितीय हो गया। जब अर्जुन ने अपने शरीर के अंदर झांक कर देखा तो उसने पाया कि उसकी हर एक हड्डी सफेद जेड शुद्ध सफेद पत्थर की तरह चमक रही थी। उसका अस्थि मज्जा बोन मैरो अब लाल पारदर्शी क्रिस्टल जैसा हो चुका था। वह जब भी सांस लेता तो उसके मुंह में मधुर सुगंध महसूस होती। उसकी लार भी एक मधुर झरने के समान हो गई थी। ये सब केवल शुद्ध यांग शरीर की पूर्णता के कारण संभव हो सका था। यह एहसास शब्दों में व्यक्त करने लायक नहीं था। अर्जुन ने बैंगनी क्रिस्टल की जांच की और देखा कि महान महारानी के अवशेष से निकली लगभग सारी शुद्ध यांग ऊर्जा उसने अवशोषित कर ली थी। अब उसकी शुद्ध यांग आत्मा पहले से अधिक मजबूत हो चुकी थी। जहां तक 7 जहरीले दिव्य यिन गोली से उत्पन्न हुई ठंडी ऊर्जा की बात थी, तो वह एक कोने में संकुचित करके रखी गई थी। वह पूरी तरह अर्जुन के नियंत्रण में थी। वास्तव में यदि अर्जुन चाहता तो वह इस ठंडी ऊर्जा को बड़ी आसानी से बाहर निकाल सकता था, लेकिन उसे लगा कि भविष्य में यह ऊर्जा काम आ सकती है, इसलिए उसने इसे अपने पास रखा। इन 5 महीनों में अर्जुन ने बैंगनी क्रिस्टल की शुद्ध यांग ऊर्जा का उपयोग करके अपने युआन फाउंडेशन स्तर के मध्य चरण को शीर्ष स्तर तक पहुंचा दिया था। अब वह अंतिम चरण के करीब पहुंच चुका था। युआन फाउंडेशन जितना मजबूत होगा, भविष्य में जब दाव सीड बोई जाएगी तो उससे मिलने वाले मार्शल आर्ट्स परिणाम उतने ही प्रभावशाली होंगे। जैसे जैसे उसका साधना स्तर बढ़ा, उसकी शक्ति में भी वृद्धि हुई। पहले जब भी अर्जुन अपने एस्पेक्ट टोटेम को बुलाता था तो उसकी युआन क्यूई बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी। लेकिन अब अर्जुन को महसूस हुआ कि अगर वह अपने पूरे युद्ध कौशल के साथ भी एस्पेक्ट टोटेम का उपयोग करे तो वह पहले से ज्यादा देर तक टिक सकता है। इस एकांत साधना से मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ है। जेड फॉरेस्ट चोटी जैसे अमूल्य स्थान में रहकर बिना किसी ध्यान भंग के मैंने महान महारानी के अवशेष की औषधीय शक्ति को पूरी तरह आत्मसात कर लिया है। बैंगनी क्रिस्टल की मदद से रतनगढ़ दुनिया में शायद ही कोई अन्य जूनी ये योद्धा इतने उत्तम हालात में अभ्यास कर सकता है। ऐसी स्थिति में मेरी शक्ति का तेजी से बढ़ना तो स्वाभाविक ही था। अर्जुन ये सोच ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। यह एक ध्वनि सा चरण ताबीज था। केवल कुछ विशेष ताबीज ही उसकी साधना कक्ष में प्रवेश कर सकते थे और ये ताबीज कुलमाता ने भेजा था। इस ध्वनि संचरण ताबीज में सिर्फ कुछ शब्द थे। कुलमाता चाहती थी कि अर्जुन अब अपनी एकांत साधना समाप्त करे।
क्योंकि राठौर परिवार के महान एल्डर्स ने भविष्यवाणी की थी कि 1 महीने के भीतर भगवान का समाधि स्थल की राक्षसी ज्वार शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी। और यही वह सही अवसर होगा जब राठौर परिवार के छोटी ईश्वर महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। जैसे ही ताबीज की चमक अंधेरे में विलीन हुई, अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। तो आखिरकार महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र खुलने वाला है। अब उसको अपने अंदर अपार ऊर्जा महसूस हो रही थी। वह अपने सर्वोच्च रूप में था, इसलिए एक महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र में प्रवेश कर खुद को चुनौती देना उसके लिए एक सुनहरा अवसर था। उसके शरीर में रक्त उबाल मार रहा था। अब मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि इस महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र में आखिर कौन कौन से रहस्य छिपे हैं। जैसे जैसे सर्दी नजदीक आई, जेड स्पिरिट पर्वत में बर्फबारी होने लगी। जेड स्पिरिट पर्वत पर बनी सरनी बर्फ के गिरने से भूमि को सुरक्षित नहीं रखती थी, इसलिए ये शानदार पर्वत श्रृंखला पूरी तरह सफेद बर्फ की चादर से ढक गई थी। बर्फ से ढके जेड स्पिरिट पर्वत की सुंदरता ही कुछ अलग थी। ऊपर आकाश से देखने पर चारों ओर सिर्फ सफेद बर्फ की अंतहीन चादर फैली हुई दिखती थी। ऐसा लगता था मानो सफेद चोटियों से बना कोई विशाल देवस्तंभ नीले आकाश को भेद रहा हो। ये चोटियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, जिससे ये पूरी पर्वत श्रृंखला किसी प्राचीन ड्रैगन की तरह लग रही थी, जो बादलों के बीच लहराता हुआ दिख रहा था। और पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एक आध्यात्मिक झरना था, जो साल भर कभी नहीं जमता था। ये झरना किसी धुंधले हरे नीलम की तरह दिखाई देता था, जिससे गिरने वाली पानी की बूंदें मोती जैसी लगती थीं। यह बादलों में विलीन हो जाती थीं। महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र के खुलने से पहले जब अर्जुन ने अपनी एकांत साधना समाप्त की, तो बाहर आकर उसका सबसे पहला सामना बर्फबारी से हुआ। इस मनमोहक दृश्य को देखकर ऐसा लगा जैसे वह किसी स्वर्ग में आ गया हो। ये दृश्य किसी कविता या चित्रकला जैसा था। अर्जुन न पहले ही राठौर परिवार की कुलमाता का ध्वनि संचरण संदेश प्राप्त कर चुका था। सभी युवा योद्धाओं जो महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे, उन्हें बादलों से निकली चोटी पर इकट्ठा होने का आदेश दिया गया था। बादलों से निकली चोटी राठौर परिवार की 18 मुख्य चोटियों में से एक थी। यह आमतौर पर राठौर परिवार के युवा योद्धाओं के प्रशिक्षण स्थल के रूप में जानी जाती थी। अधिकतर युवा योद्धा अपने प्रशिक्षण को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए इसी चोटी पर रहने लगते थे। जैसे ही अर्जुन बादलों से निकली चोटी पर पहुंचा, उसे इस चोटी की ऊर्जा और जीवंतता महसूस हुई। यहाँ केवल मार्शल आर्ट ग्राउंड ही दर्जनों की संख्या में थे। इन मार्शल आर्ट ग्राउंड्स पर युवा योद्धा एक दूसरे से युद्ध अभ्यास कर रहे थे। तलवार और सेबर की चमकती किरणें चारों ओर दिख रही थीं और युआन क्यूई की लपटें उठ रही थीं। यह ऊर्जा इतनी तेज थी कि बर्फ उड़कर अलग अलग दिशाओं में बिखर रही थी, जिससे मार्शल आर्ट ग्राउंड पर कई स्थान बर्फ विहीन हो गए थे। इससे ऐसा लग रहा था जैसे वहां फूलों की आकृति बन गई हो। अर्जुन बिना किसी देरी के सीधे बादलों से निकली चोटी के मुख्य भवन की ओर बढ़ा। यहीं सभी को इकट्ठा होना था। लेकिन जैसे ही वह मुख्य भवन के करीब पहुंचा, अचानक उसके कानों में एक भयंकर जानवर की गरज सुनाई दी। इस भयंकर गरज ने उसके कानों को झकझोर दिया। उसने तुरंत अपनी सोच को केंद्रित किया और आवाज के स्रोत की तरफ बढ़ा। जल्द ही वह मुख्य भवन के पीछे के क्षेत्र में पहुंच गया। जैसे ही उसने वहां का दृश्य देखा, उसे थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। मुख्य भवन के पिछले क्षेत्र में एक विशाल धातु का पिंजरा रखा था। यह धातु का पिंजरा 100 मीटर लंबा और 3 मंजिला ऊंचा था। इस पिंजरे की लोहे की सलाखें किसी खंभे जितनी मोटी थीं, जो एक व्यक्ति की कलाई के बराबर थीं। इन लोहे की मोटी सलाखों पर जटिल रूनस खुदे हुए थे। स्पष्ट रूप से ये किसी विशेष सरणी का हिस्सा था। पिंजरे के अंदर एक 7 से 8 मीटर लंबा खतरनाक दिखने वाला दैत्याकार जानवर था। ये किसी भयंकर दांतों वाले बाघ जैसा लग रहा था। अर्जुन को इस दैत्याकार जानवर की रैंक के बारे में नहीं पता था, लेकिन इसकी भयंकर आभा देखकर ही साफ था कि यह बहुत ही शक्तिशाली जानवर था। और इस समय पिंजरे के अंदर कोई व्यक्ति उस दैत्याकार जानवर से लड़ रहा था। अर्जुन उस व्यक्ति को जानता था, वह श्याम राठौर था। श्याम राठौर के हाथ में 4 फुट लंबी खूनी तलवार थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे और उसके शरीर पर कई घाव थे। छन 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 तलवार और दैत्याकार जानवर के बड़े दांत आपस में टकरा रहे थे। श्याम राठौर पिंजरे के अंदर तेजी से इधर उधर घूम रहा था, जानवर की कमजोर जगह ढूंढ रहा था और लगातार उसके शरीर पर घाव कर रहा था। श्याम की बार बार की उत्तेजना से दैत्याकार जानवर गुस्से से उबल पड़ा। गर्जन
जैसे ही श्याम ने जानवर की गर्दन पर वार किया, वो पूरी ताकत से श्याम पर झपटा। उसके नुकीले दांत श्याम की गर्दन पर वार करने ही वाले थे, लेकिन उसी समय श्याम झुक गया और अपनी तलवार से सीधा वार किया। कच तलवार दैत्याकार बाघ के नर्म पेट में घुस गई और खून चारों ओर बिखर गया। श्याम की तलवार लगभग बाघ के आर पार निकल गई थी। इसके बाद श्याम ने अपना शरीर घुमाया और तेजी से लात मारी, जिससे बाघ की ठुड्डी पर जबरदस्त वार हुआ। बाघ जोर से कराह उठा और पीछे की ओर गिर पड़ा। वह कँपकँपा रहा था और उसके शरीर में अब और लड़ने की ताकत नहीं बची थी। जैसे ही यह मौका मिला, बादलों से निकली चोटी के एडमिनिस्ट्रेटर ने तुरंत पिंजरा खोल दिया। उन्होंने दैत्याकार बाघ को जकड़ लिया और उसे उठा कर ले गए। ये दैत्याकार जानवर राठौर परिवार द्वारा पाला गया था। इसे विशेष रूप से युवा योद्धाओं के प्रशिक्षण के लिए रखा जाता था। ऐसे जानवरों को पकड़ना आसान नहीं था, इसलिए ज्यादातर उन्हें मारने से बचाकर उनके घाव ठीक कराकर फिर से प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पिंजरे में एक उग्र दैत्याकार जानवर से लड़ना एक बहुत ही खतरनाक प्रशिक्षण था। अक्सर गंभीर रूप से घायल जानवर नहीं बल्कि राठौर परिवार के युवा योद्धा ही होते थे। हालांकि परिवार के एडमिनिस्ट्रेटर सुरक्षा के लिए मौजूद होते थे, लेकिन कभी कभी किसी युवा योद्धा की जान चली जाती थी। ये कई बार हो चुका था। भाई श्याम कितने महान हैं। भाई श्याम ने आधी अगरबत्ती जलने जितने समय में ही एक मिस्टिक बाघ को हरा दिया, और वह भी इतनी आसानी से। बहुत सारे युवा योद्धा पिंजरे के चारों ओर खड़े थे। ये सभी श्याम के साथी थे। श्याम की ताकत देखकर वे तुरंत उसे खुश करने के लिए उसकी प्रशंसा करने लगे। ये सिर्फ एक युवा मिस्टिक बाघ था। इसे हराना कोई बड़ी बात नहीं। महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र में खतरा इससे कहीं ज्यादा होगा। मेरी ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं है। श्याम ने बेपरवाही से अपनी तलवार से बाघ का खून पोंछा और अपने साथियों की प्रशंसा को नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजर वहां खड़े कुछ युवाओं पर पड़ी। ये युवा भी उसी के साथ महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र में भाग लेने वाले योद्धा थे। ये सभी उसके साथी भी थे और उसके प्रतिद्वंद्वी भी। श्याम जानता था कि ताकत के मामले में वह उनसे काफी पीछे था। उनकी साधना शक्ति उससे कहीं ज्यादा थी, लेकिन अगर दोनों समान स्तर पर होते तो वह मानता था कि उसकी प्रतिभा उन सबसे छोटी ही का थी। इस महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। वह अपनी ताकत साबित करना चाहता था। वह गहरे विचारों में था, तभी उसने महसूस किया कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ कपड़ा, जिससे वह खून पोंछ रहा था, जकड़ने लगा। उसके दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे जाने लगे। सीधी तलवार अब उसके हाथ में हल्की सी मुड़ने लगी थी, क्योंकि उसने भीड़ में किसी को देखा था। अर्जुन। श्याम की आंखें सनकरी हो गईं। वह अपनी आंख में उभरती लड़ाई की भावना और चुनौती की चमक को रोक नहीं सका। उसकी नजरें अर्जुन से टकराई और दोनों ने एक दूसरे की ओर चुनौती भरी निगाहों से देखा। श्याम के पास खड़े युवक, जो उसके अनुयायी लग रहे थे, अब बड़ी ही भी उत्साहित थे। जैसे ही वे कुछ कहने वाले थे, उन्होंने देखा कि उनके बड़े भाई के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उन्हें कुछ अजीब लगा और वे भी अर्जुन की ओर देखने लगे। अरे, ये लड़का कौन है? ये लोग थोड़ा हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका बड़ा भाई इस अजनबी पर अचानक ध्यान क्यों दे रहा है। वहां मौजूद कई राठौर परिवार के शिष्यों ने पहले केवल अर्जुन को मुखौटे में देखा था। बहुत कम लोग थे जिन्होंने उसकी असली शक्ल देखी थी। अर्जुन, ये अर्जुन है, भीड़ में किसी ने कहा। तुरंत ही राठौर परिवार के युवा शिष्य चौंक गए। वे पहले से ही अर्जुन का नाम सुन चुके थे और आज पहली बार उन्होंने उसे सामने से देखा था। तो यह अर्जुन है। यही वह लड़का है जिसने अवशेष परीक्षण में शानदार प्रदर्शन किया था और जिसे कुलमाता ने सराहा था। हाँ, मैंने सुना है कि अर्जुन एक जगह से आता है जिसे जंगली पूर्व क्षेत्र में सूरतगढ़ यह साम्राज्य कहा जाता है। राठौर परिवार में उसका यहाँ तक पहुँचना वाकई आसान नहीं था, लेकिन ये भी किस्मत की बात थी। रतनगढ़ दुनिया के योद्धाओं के लिए पूर्व के दूर दराज के इलाके को जंगली पूर्व कहा जाता था। वहाँ कई राज्य थे और सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य उनमें से एक था। हालांकि रतनगढ़ दुनिया के योद्धा जंगली पूर्व के राज्यों पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। उनके लिए मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य या सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य, ये सभी नक्शे पर बस छोटे बिंदु थे। उन राज्यों के नाम या उनकी खासियतों में किसी की विशेष रुचि नहीं थी। कुछ लोग सूरतगढ़ राज्य का नाम सिर्फ इसलिए जानते थे क्योंकि अर्जुन वहीं से आया था। हालांकि दिव्य साम्राज्य शब्द को वे अपने दिमाग में सिर्फ राज्य के रूप में बदल चुके थे। उनके अनुसार सूरतगढ़ दिव्य कहने लायक नहीं था।
अर्जुन, हम फिर से मिल गए, श्याम ने अचानक कहा। वह धीरे धीरे अपनी तलवार से खून पोंछते हुए अर्जुन की ओर बढ़ा। उसकी तलवार से टपकते खून की बूंदें सफेद बर्फ पर गिर रही थीं, जिससे दृश्य और भी भयानक लग रहा था। यह अर्जुन के लिए श्याम की शक्ति दिखाने का तरीका था। मैंने सुना है कि महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र में प्रवेश का स्थान मिलने के बाद तुम तुरंत एकांत साधना में चले गए। श्याम अर्जुन से 30 फीट की दूरी पर रुक गया। उसके साथ कुछ और राठौर परिवार के प्रतिभाशाली शिष्य थे जो महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे। अर्जुन ने वहां मौजूद लोगों को देखा। मानसी के अलावा वह राठौर परिवार के शीर्ष योद्धाओं को ज्यादा नहीं जानता था। असल में अर्जुन इन लोगों से कोई संबंध नहीं रखना चाहता था, लेकिन ये वही लोग थे जिनके साथ उसे रहस्यमयी क्षेत्र में प्रवेश करना था। अर्जुन भी नहीं चाहता था कि कोई उसे असभ्य समझे, जिससे उनके बीच संबंध खराब हो जाए। हाँ, मुझे सौभाग्य से कुछ नई समझ मिली, इसलिए मैं अब तक एकांत साधना में था। जेड फॉरेस्ट चोटी की तीसरी श्रेणी की साधना भूमि स्वर्गीय यांग हॉल। यह एक प्रशिक्षण स्थल है जिसका उपयोग आमतौर पर परिवार के एल्डर्स करते हैं, और तुमने वहां लगभग आधे साल तक साधना की। श्याम ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन सभी को समझ आ गया कि वह यह इशारा कर रहा था कि अर्जुन ने इस साधना स्थल को व्यर्थ कर दिया, क्योंकि उसकी साधना का स्तर अभी तना ऊंचा नहीं था कि वह स्वर्गीय यांग हॉल की पूरी शक्ति का लाभ उठा सके। हमारी उम्र में 1 या 2 महीने की साधना ही काफी होती है, उससे ज्यादा कोई फायदा नहीं। असली ताकत केवल लड़ाई से आती है, न कि बस बैठकर ध्यान करने से। सिर्फ वही योद्धा असली शक्ति हासिल कर सकते हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ाई लड़ते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र कोई खेल का मैदान है? वहां अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो मौत तय है। राठौर परिवार के जितने भी योद्धा इस रहस्यमयी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं, उन्होंने खुद को कमजोर नहीं छोड़ा है। वे इस दौरान कई बार अपनी जान जोखिम में डाल चुके हैं। श्याम ने गर्व से कहा। उसके स्वर में एक स्वाभाविक आक्रामकता थी। यह आक्रामकता और लड़ने की भावना लंबे समय तक भयंकर लड़ाइयां लड़ने से आई थी। उसके शब्दों में ये जज्बा झलक रहा था, जिससे उसकी बातें और प्रभावशाली लग रही थीं। उसकी बातों से कई युवा योद्धा सहमत दिखे। राठौर परिवार के युवा योद्धा ताकत और खूनी लड़ाइयों को ही असली प्रशिक्षण मानते थे। यही एक योद्धा का जीवन होना चाहिए। जहां तक उन लोगों की बात आता थी जो लंबे समय तक एकांत साधना में रहते थे, वे आमतौर पर अधेड़ उम्र के लोग होते थे जिनकी प्रतिभा लगभग समाप्त हो चुकी होती थी। ये साधना ज्यादातर एल्डर्स के लिए होती थी जो अब साधना स्तर में कोई बड़ी प्रगति नहीं कर सकते थे। अर्जुन ने श्याम की बात सुनकर केवल हल्की मुस्कान दी। लड़ाई करना निश्चित रूप से ताकत बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका था, लेकिन अर्जुन के पास बैंगनी क्रिस्टल था और उसने महान महारानी के अवशेष की शुद्ध यांग ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित किया था। इससे वह अपने शरीर को एक बार फिर से नया जन्म दे सकता था। इसका लाभ किसी भी लड़ाई से कहीं अधिक था। पिछले 5 महीनों की एकांत साधना के दौरान अर्जुन की साधना का स्तर बहुत अधिक नहीं बढ़ा था, लेकिन सबसे बड़ा लाभ यह था कि उसका शुद्ध यांग शरीर बनने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई थी। अवशेष की 90% ऊर्जा अर्जुन के शरीर को पुनर्निर्मित करने में इस्तेमाल हुई थी। रही बात उसकी साधना के स्तर की, तो वह अपने आप बढ़ता रहेगा। अर्जुन की चुप्पी से श्याम राठौर को ऐसा लगा जैसे उसने हवा में मुक्का मार दिया हो। अर्जुन की उम्र के लड़के आमतौर पर बहुत आक्रामक होते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई उन्हें कमजोर समझे। श्याम को उम्मीद थी कि उसकी बातें सुनकर अर्जुन गुस्से में आ जाएगा और बहस करने लगेगा। जब ऐसा होता तो वह उसको उकसाकर उसे जंगली जानवरों के पिंजरे में लड़ने के लिए मजबूर कर देता। खासकर एक मिस्टिक बाघ के साथ। अर्जुन की ताकत को देखते हुए वह मिस्टिक बाघ के खिलाफ मुश्किल में पड़ जाता। भले ही राठौर परिवार के लोग उसकी मदद करते, वह घायल जरूर होता या फिर खुद को शर्मिंदा करता। लेकिन श्याम ये देखकर हैरान था कि अर्जुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप सहन करता रहा। श्याम के साथी, जो बचपन से उसके साथ बड़े हुए थे, समझ गए कि श्याम क्या चाहता है। वे अर्जुन को उकसाने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन श्याम ने सिर हिलाया और कहा, छोड़ो, अगर हम उसे खुलकर उकसाएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि हम उसे फंसाना चाहते हैं। और ये लड़का अर्जुन मान भी सकता है या नहीं। अगर वह मान भी जाता है और उसे चोट लगती है, तो कुलमाता हमें दोषी ठहराएगी। श्याम नहीं चाहता था कि मामला ज्यादा उलझ जाए। उसी समय उसने दूर कुछ महसूस किया और नजरें ऊपर उठाईं। बाकी लोग भी वही महसूस कर रहे थे, इसलिए सबने उसी दिशा में देखा।
उन्होंने देखा कि कुछ लोग सफेद बर्फीली हवा में उड़ते हुए बादलों से बाहर नील की चोटी की ओर आ रहे थे। अर्जुन ने आंखें हल्की संकीर्ण की। उन लोगों के बीच उसने मानसी, मास्टर शेन और कुलमाता को देखा। जो बात उसे चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि राठौर परिवार की मुखिया, जो हमेशा सबसे ऊपर रहती थी, इस समय दो एल्डर्स के पीछे सम्मानपूर्वक चल रही थी। वे दोनों एल्डर्स सफेद बालों और दाढ़ी वाले थे। उनके चेहरे हल्के पीले और झुर्रियों वाले थे। एक एल्डर ने ग्रे रंग के कपड़े पहने थे जबकि दूसरे ने सफेद। उनके चेहरे पर उम्र के धब्बे भी थे। वे किसी दिव्य व्यक्ति जैसे नहीं दिख रहे थे, बल्कि थोड़े अजीब और साधारण लग रहे थे। दोनों एल्डर्स एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते थे, जैसे जुड़वां भाई हों। जब अर्जुन ने उन्हें पहली बार देखा तब वे बहुत दूर थे और ऐसा लग रहा था कि वे धीरे धीरे उड़ रहे हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड में वे हल्के से जमीन पर उतर गए, बिना आसपास की धूल को हिलाए। तुरंत चोटी पर शांति छा गई। हर कोई स्तब्ध होकर उन दोनों एल्डर्स को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ के गिरने की गति भी रुक गई हो। उन दो एल्डर्स के सामने खड़े होने से ही अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अनजाने में सांस रोक ली। उसे महसूस हुआ कि वह उनकी आंखों में नहीं देख सकता, जैसे उनकी नजरें उसके अंदर तक देख सकती हों। हालांकि अर्जुन जानता था कि बैंगनी क्रिस्टल की शक्ति इस दुनिया के मानकों से कहीं अधिक है और वे इसे समझ नहीं सकते, फिर भी उन दो एल्डर्स की उपस्थिति ने उसे असहज कर दिया। वे दोनों एल्डर्स एक ही समय में अर्जुन की ओर देख रहे थे। उनमें से एक ने हल्का सिर हिलाया जबकि दूसरा बिना कोई भाव दिखाए खड़ा रहा। थोड़ी दूरी पर साधारण कपड़े पहने मानसी खड़ी थी। 5 महीने बाद मानसी को देखकर अर्जुन को लगा जैसे ये समय बस एक झपकी में ही बीत गया हो। लेकिन इस दौरान मानसी के स्वभाव में एक हल्का बदलाव आ गया था। अब वह और भी अधिक स्वर्ग की परी जैसी लग रही थी। अर्जुन के शरीर में मौजूद बैंगनी क्रिस्टल की वजह से वह महसूस कर सकता था कि मानसी की ऊर्जा एक शांत झील की तरह थी, जिसमें जरा भी हलचल नहीं थी। इतनी ताकत होने के बावजूद उसकी ऊर्जा का इतना शांत होना ये दर्शाता था कि मानसी की शक्ति एक अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच चुकी थी। सभी राठौर परिवार के शिष्यों, मैं आपका परिचय कराना चाहती हूँ। ये दोनों राठौर परिवार के 3 महान एल्डर्स में से 2 हैं, एल्डर श्रीधर और एल्डर बालकृष्ण। मुझे यकीन है कि आप सभी ने इनके बारे में पहले सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोगों ने इन्हें वास्तव में देखा है। कुलमाता ये कहने के बाद पीछे हटकर उन 2 महान एल्डर्स के पीछे खड़ी हो गईं। हालांकि वहां मौजूद लोगों को पहले से थोड़ा अंदाजा था, लेकिन जब कुलमाता ने पुष्टि की तो सभी ने आश्चर्य से सांस रोक ली। यह उनके लिए अविश्वसनीय था। राठौर परिवार के 3 महान एल्डर्स वहां मौजूद सभी युवाओं के लिए एक किंवदंती की तरह थे। वे शायद ही कभी दिखाई देते थे। यहां तक कि परिवार के साधारण एल्डर्स को भी उन्हें देखने का मौका बहुत कम मिलता था। ये 2 एल्डर्स वास्तव में राठौर परिवार की असली ताकत थे। राठौर परिवार जो रतनगढ़ दुनिया में टिका हुआ था और शीर्ष कुलों में से एक था, साथ ही अपने अनमोल क्षेत्र जेड स्पिरिट पर्वत की रक्षा कर पा रहा था, ये सब इन महान एल्डर्स के कारण ही संभव था। हालांकि राठौर परिवार की स्थिति अब उतनी मजबूत नहीं थी। ये 2 महान एल्डर्स छोटे वृद्ध हो चुके थे और उनके जीवन के बहुत कम वर्ष बचे थे। तीसरे महान एल्डर सबसे शक्तिशाली और अपेक्षाकृत युवा थे, लेकिन राठौर परिवार को अगले 10,000 से 20,000 वर्षों के भीतर एक और महान एल्डर को तैयार करना था, ताकि उनकी शक्ति बनी रहे। यह कोई आसान काम नहीं था, और इसमें कोई शक नहीं था कि मानसी ही वह व्यक्ति थी जिस पर राठौर परिवार के उच्च अधिकारी सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे थे। अगर मानसी की जन्मजात टूटी हुई मेरिडियंस जुड़ जाती तो वह भविष्य की एक अद्वितीय महान महारानी बन सकती थी। इससे राठौर परिवार की समृद्धि अगले 10 लाख वर्षों तक बनी रह सकती थी। इतनी बड़ी संभावनाओं को देखते हुए राठौर परिवार के लिए ये जोखिम उठाना पूरी तरह से उचित था। आप सभी पहले से ही जानते होंगे कि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का क्या महत्व है, इसलिए मैं अधिक नहीं कहूंगा। इस रहस्यमय क्षेत्र की यात्रा में बालकृष्ण और मैं आपके साथ रहेंगे, लेकिन असली नायक आप सभी होंगे। क्योंकि यह एक विरासत स्थल है, इसलिए महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का सबसे बड़ा लाभ निश्चित रूप से आप जैसे युवा शिष्यों के लिए होगा। यदि आप इस रहस्यमय क्षेत्र की मान्यता प्राप्त कर सकते हैं और महान महारानी द्वारा छोड़ी गई विरासत प्राप्त कर सकते हैं, या मानसी की टूटी हुई मेरिडियंस को जोड़ने का कोई तरीका खोज सकते हैं, तो आप राठौर परिवार में सबसे बड़े योगदानकर्ता होंगे। यदि भविष्य में आपकी उपलब्धियां संतोषजनक रहीं, तो आपको राठौर परिवार की आधी संपत्ति का स्वामी बनने का अवसर मिलेगा। एल्डर श्रीधर के ये शब्द सुनकर वहां मौजूद सभी प्रतिभाशाली शिष्य
हैरान रह गए और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। राठौर परिवार की आधी संपत्ति का स्वामी। उन्होंने पहले ही अनुमान लगाया था कि इस महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की यात्रा के लिए राठौर परिवार बड़ा इनाम देगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन उन्होंने सोचा था कि यह इनाम किसी प्रकार की उच्च कोटि की मार्शल कलाएं, औषधियां या दुर्लभ वस्तुएं होंगी। लेकिन उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एल्डर श्रीधर राठौर परिवार की भविष्य की सत्ता का वादा करेंगे। जहां तक संपत्ति के केवल आधे हिस्से की बात थी, उसका कारण साफ था। बाकी आधा हिस्सा मानसी के लिए सुरक्षित था। यदि मानसी सच में अपनी टूटी हुई मेरिडियंस को जोड़ पाती, तो उसका राठौर परिवार की मुख्य उत्तराधिकारी बनना पूरी तरह से उचित था। लेकिन यदि किसी और को भी मानसी के साथ शक्ति साझा करने का मौका मिलता, तो उनका दर्जा एक महान महारानी के बाद दूसरे स्थान पर होता। ये सुनकर वहां मौजूद कई राठौर परिवार के शिष्य उत्साहित हो गए। राठौर परिवार ने इस बार सच में बहुत बड़ा दांव लगाया है। एल्डर श्रीधर के पीछे खड़ा मास्टर शेन हैरान था। वह एल्डर श्रीधर की इच्छाशक्ति से प्रभावित था। सच में, केवल बड़े इनाम मिलने पर ही महान योद्धा सामने आते हैं। हालांकि एल्डर श्रीधर का इनाम देना एकदम सही भी था। अगर कोई महान महारानी की विरासत प्राप्त कर सकता है, तो उसमें राठौर परिवार की आधी संपत्ति को संभालने की योग्यता होगी। और यदि कोई मानसी की टूटी हुई मेरिडियंस को ठीक करने का तरीका ढूंढ लेता है, तो उसका योगदान और भी बड़ा होगा। चलो चलते हैं। एल्डर श्रीधर ने बिना कोई और समय गवाए अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक प्रकाश किरण निकली। यह एक छोटा हवाई जहाज था। जैसे ही इसे हवा में फेंका गया, ये तेजी से बड़ा होने लगा। कुछ ही क्षणों में ये लगभग 1000 फीट लंबा हो गया। इसके बाद एल्डर श्रीधर ने अपनी लंबी आस्तीन झटकी, जिससे एक शक्तिशाली ऊर्जा लहर उठी। वहां मौजूद सभी युवा शिष्य इस शक्ति से उठकर हवा में तैरने लगे और जहाज में चले गए। अर्जुन ने महसूस किया कि चारों ओर की जगह अचानक बदल गई और अगले ही पल वह पहले से ही जहाज के अंदर था। जहाज तेजी से आसमान में उड़ चला और कुछ ही पलों में उस चोटी को पीछे छोड़ते हुए भगवान के समाधि स्थल की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में जहाज बहुत तेजी से धुंध को चीरता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन इसके अंदर सफर करते समय अर्जुन को ये बहुत स्थिर महसूस हुआ। अब दो महान एल्डर कहीं नजर नहीं आ रहे थे। शुरुआत में एल्डर बालकृष्ण ने हल्का सिर हिलाकर अर्जुन को धन्यवाद दिया था, क्योंकि उसने चौहान परिवार की साजिश को उजागर किया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनकी सारी ऊर्जा मानसी पर केंद्रित थी। इस यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, वह थी मानसी, और जो सबसे अधिक संभावना रखती थी कि महान महारानी की विरासत प्राप्त कर सके, वह भी मानसी ही थी। राठौर परिवार की युवा पीढ़ी को यह नहीं पता था कि बीते 5 महीनों में तीनों महान एल्डर खुद आगे आकर मानसी को निर्देश दे रहे थे। कुलमाता के साथ परिवार के सभी शक्तिशाली योद्धा मानसी के इर्द गिर्द थे। उसे सबसे दुर्लभ औषधियां दी गईं ताकि वह मजबूत बन सके। मानसी के लिए राठौर परिवार ने हर संभव प्रयास किया था। उनके इतिहास में किसी भी युवा को ऐसा सम्मान और अवसर नहीं मिला था, और मानसी ने भी परिवार को निराश नहीं किया। केवल 5 महीनों में उसकी ताकत एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। उसकी ऊर्जा की समझ भी और गहरी हो गई थी। पूरे राठौर परिवार के इतिहास में उसकी उम्र में कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं हुआ था। अगर प्राकृतिक इन मेरिडियंस का अभिशाप उसे न रोक रहा होता, तो मानसी अब तक राठौर परिवार की उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार की जा चुकी होती। अब जब जहाज उड़ रही थी, दो महान एल्डर मानसी के पास ध्यान में बैठे थे। वे गुप्त रूप से स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को नियंत्रित कर रहे थे, जिससे मानसी की ऊर्जा, आत्मा और जीवन शक्ति अपने चरम स्तर पर पहुंच सके। इस बार के महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की यात्रा को लेकर राठौर परिवार के उच्च अधिकारी पूरी तरह से आश्वस्त थे। उन्हें पता था कि चौहान परिवार इस रहस्यमय क्षेत्र में इसलिए असफल हुआ था क्योंकि शौर्य चौहान को महान महारानी का आशीर्वाद नहीं मिला था। वह चौहान परिवार का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली योद्धा था, लेकिन फिर भी वह असफल रहा। अगर मानसी को महान महारानी का आशीर्वाद मिल जाता, तो राठौर परिवार इस रहस्यमय क्षेत्र को पूरी तरह से खोल सकता था। कुलमाता, चिंता मत करो, मानसी ठीक रहेगी, कुलमाता के बगल में खड़े एक एल्डर ने कहा। कुलमाता ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में मानसी के लिए प्यार और उम्मीद झलक रही थी। इस समय मानसी अपनी आंखें बंद किए ध्यान में थी। उसकी पलकें हल्के से कांप रही थीं। ध्यान की इस अवस्था में वह एक स्वर्गीय परी जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी शांत ऊर्जा के पीछे एक जलती हुई लड़ने की इच्छा छिपी थी। यह उसकी नियति को चुनौती देने की घोषणा थी।
वह हमेशा से अपनी किस्मत को खुद नियंत्रित करना चाहती थी, और इस बार भाग्य ने उसके सामने एक अवसर रखा था। जहाज तेज गति से उड़ रही थी और सिर्फ एक दिन में अप्राप्य समुद्र अनट्रवर्सेबल सी तक पहुंच गई। अप्राप्य समुद्र पूरे रतनगढ़ दुनिया को चारों ओर से घेरता था। अगर कोई इस समुद्र से पूर्व की ओर जाता तो वह सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य की सीमा तक पहुंच जाता, और अगर कोई उत्तर की ओर बढ़ता तो उसे सिर्फ अंतहीन समुद्र दिखाई देता। ये समुद्र पूरी तरह शांत था, इसमें स्वर्ग पृथ्वी की युवान ऊर्जा नहीं थी। यहां तक कि एक महान सम्राट स्टार के लोग भी इसे पार नहीं कर सकते थे। भगवान की समाधि स्थल इसी अप्राप्य समुद्र के गहरे भाग में था और यह रतनगढ़ दुनिया के ठीक नीचे स्थित था। जहाज नीचे की ओर बढ़ने लगी। ये रतनगढ़ दुनिया का बड़ी ही महाद्वीपीय चट्टान के समानांतर उड़ रही थी। जैसे ही सूरज छिपा, जहाज विशाल छाया में समा गई। 1000 फुट लंबी जहाज विशाल महाद्वीपीय चट्टान के सामने एक धूल के कण जैसी लग रही थी। जहाज ने अप्राप्य समुद्र में प्रवेश किया, जिससे पानी में एक हल्की छींट पड़ी, लेकिन ऊपर से देखने पर यह छींट बहुत छोटी लग रही थी। अर्जुन जहाज की खिड़की के पास खड़ा था और गहरे अंतहीन पानी की दुनिया को देख रहा था। इस समुद्र में ज्यादा मछलियां नहीं थीं, बस कभी कभी विशाल और खतरनाक समुद्री जीव दिखाई देते थे। ऊपर देखते हुए अर्जुन को महसूस हुआ कि रतनगढ़ महाद्वीप वास्तव में इस समुद्र में तैर रहा था। यह समुद्र की सतह से जुड़ नहीं था, इसके नीचे केवल खाली जगह थी और उसमें से विशाल चट्टानी नुकीले स्तंभ बाहर निकल रहे थे। ये चट्टानी स्तंभ 100,000 फीट से भी ज्यादा फैले हुए थे। वे रतनगढ़ दुनिया से निकलकर समुद्र की गहराइयों तक जा रहे थे और ये किसी विशाल दानव के दांतों की तरह दिख रहे थे। ये दृश्य देखकर अर्जुन को इस दुनिया की विशालता और ताकत का एहसास हुआ। उसे महसूस हुआ कि वह इस दुनिया में बहुत छोटा है। जब कोई व्यक्ति प्रकृति की विशालता को देखता है तो वह खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। शायद यही कारण है कि लोग हमेशा खुद को और मजबूत बनाने और इस ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने की कोशिश करते हैं। अब समुद्र की गहराई में पानी का बहाव और भी ज्यादा तेज हो गया था। जहाज भगवान की समाधि स्थल के खतरनाक भंवर के पास पहुंच रही थी। जहाज बहुत बड़ी थी, इसलिए उस पर समुद्र की खींचने वाली शक्ति ज्यादा असर कर रही थी। जैसे जैसे वे भगवान की समाधि स्थल के करीब आ रहे थे, जहाज का नियंत्रण मुश्किल होता जा रहा था। यहां तक कि राठौर परिवार के महान एल्डर्स के लिए भी इस विशाल जहाज को नियंत्रित करना संभव नहीं था। 15 मिनट के अंदर सभी को जहाज छोड़नी होगी। इसके बाद सभी को अपनी शारीरिक शक्ति से भगवान की समाधि स्थल की ओर बढ़ना होगा। हम लगभग पहुंच गए हैं। अगर हम और गहराई में गए तो जहाज का नियंत्रण खो देंगे। जहाज के डेक पर एल्डर श्रीधर मजबूती से खड़े थे, जबकि वे पास के भगवान की समाधि स्थल की उथल पुथल भरी लहरों को सहन कर रहे थे। एल्डर बालकृष्ण ने सिर हिलाया और कहा, युवाओं को बाहर आने दो। उन्हें इस स्तर के पानी के प्रवाह को सहन करने में सक्षम होना चाहिए। जैसे ही एल्डर बालकृष्ण ने ये कहा, उन्होंने अचानक कुछ महसूस किया। वह तुरंत अपने सिर को घुमाकर समुद्र की गहराइयों की ओर देखने लगे। वह क्या है? अप्राप्य समुद्र अनट्रवर्सेबल सी की गहरी गहराइयों में एक धुंधली छाया राठौर परिवार की जहाज की ओर बढ़ रही थी। एल्डर बालकृष्ण ने अपनी आंखें सनकरी की। उनकी दृष्टि बहुत तेज थी, जिससे वे समुद्र की अंधेरी गहराइयों में भी स्पष्ट रूप से देख सकते थे। यह एक विशाल समुद्री कछुआ था। उस समुद्री कछुए के ऊपर एक रक्षा कवच था और उस कवच के अंदर कई लोग बैठे थे। हालांकि वे दूर थे, लेकिन एल्डर बालकृष्ण उनके कपड़ों को साफ देख सकते थे। उनके कपड़ों पर एक आग की तरह दिखने वाला प्रतीक था। यह एक प्रकार का चिन्ह था। उन लोगों में एक एल्डर व्यक्ति था जिसने तुरंत महसूस किया कि एल्डर बालकृष्ण उसे देख रहे थे। उसने हल्का सा सिर झुकाया और एल्डर बालकृष्ण की आंखों में आंखें डाल दी। फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ली अग्नि संप्रदाय एल्डर बालकृष्ण की भौहें सिकुड़ गईं। उनके सामने अचानक आए ये अतिथि ली अग्नि संप्रदाय के लोग थे, जो एक बहुत बड़ा संप्रदाय था। रतनगढ़ दुनिया में हर ताकतवर गुट परिवार कबीले के रूप में नहीं था। यहाँ कुछ बड़े संप्रदाय भी थे जो कई परिवारों से भी अधिक शक्तिशाली थे। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? एल्डर श्रीधर का चेहरा गंभीर हो गया। इस समय और इस स्थान पर ली अग्नि संप्रदाय का यहाँ आना संयोग नहीं हो सकता था। वे शायद हमारे ही उद्देश्य से आए हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारी आशंका सच हो गई। चौहान परिवार हमें इस रहस्यमय स्थान को आसान बड़ी ही से खोजने नहीं देगा। वे हमें रोकने और हमारे खिलाफ लड़ने की योजना बना चुके हैं।
जब अवशेष परीक्षण खत्म हुआ था, तब राठौर परिवार ने प्रस्ताव रखा था कि वे शौर्य चौहान, हजार हाथ एल्डर दादी और चौहान परिवार के एल्डर्स के जीवन के बदले महान महारानी रहस्यमय स्थान की जानकारी दे। लेकिन तभी राठौर परिवार के एल्डर्स ने अनुमान लगा लिया था कि चौहान परिवार इतनी आसानी से यह गुप्त जानकारी उन्हें नहीं देगा। इसके बजाय चौहान परिवार इस महान महारानी रहस्यमय स्थान की जानकारी को अन्य गुटों को बेच देगा। इससे उन्हें 3 बड़े फायदे मिलते। पहला, चौहान परिवार को अपने नुकसान की भरपाई करने का सबसे अच्छा तरीका मिल जाता। वे कई गुटों से मोल भाव कर सकते थे और फिर इस रहस्यमयी स्थान की जानकारी को ऊंची कीमत में बेच सकते थे। दूसरा, इससे राठौर परिवार को उस रहस्यमयी स्थान पर पूरा अधिकार नहीं मिल पाता। जब बहुत से लोग उस स्थान में प्रवेश करते, तो सभी आपस में प्रतिस्पर्धा, षड्यंत्र और संघर्ष करने लगते। ऐसे में यह संभव था कि कोई भी महान महारानी रहस्यमय स्थान की मुख्य धरोहर को प्राप्त न कर पाता। तीसरा, चौहान परिवार को पता था कि उनके लिए इस रहस्यमय स्थान की मुख्य शक्ति प्राप्त करना लगभग असंभव था। इसलिए उन्होंने ये जानकारी सभी को उपलब्ध कराने का फैसला किया। अब हर कोई वहां प्रवेश कर सकता था, लेकिन कोई भी उसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकता था। चौहान परिवार निश्चित रूप से चाहता था कि बाकी गुट आपस में लड़कर कमजोर हो जाएं। राठौर परिवार को इस बात का अंदाजा था, लेकिन वे इसे रोकने में असमर्थ थे। यहां तक कि आत्मा अनुबंध भी इसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसका कारण ये था कि जब राठौर परिवार ने चौहान परिवार के साथ सौदेबाजी की खबर फैलाई, तब तक चौहान परिवार के पास महान महारानी रहस्यमय स्थान की जानकारी बेचने के लिए काफी समय था। आत्मा अनुबंध तो केवल तभी साइन हुआ था जब चौहान परिवार के बड़े एल्डर्स ने राठौर परिवार से बातचीत की। उस समय तक चौहान परिवार को रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। अब क्या करें? शायद जब चौहान परिवार ने ये जानकारी बेची, तो उन्होंने पहले ही अन्य गुटों से यह समझौता कर लिया होगा कि रहस्यमय स्थान में घुसने के बाद वे राठौर परिवार के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में राठौर परिवार के लिए कोई भी प्रगति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। महान महारानी रहस्यमय स्थान मूल रूप से महान महारानी द्वारा अपने उत्तराधिकारी को चुनने के लिए बनाया गया था। प्राचीन महान महारानी को पहले से पता था कि जो लोग इस रहस्यमय स्थान में प्रवेश करेंगे, उनकी उम्र और ताकत अलग अलग होगी। इस कारण से योग्यता में भी बड़ा अंतर होगा। लेकिन ज्यादा शक्ति वाले लोग जरूरी नहीं कि सबसे प्रतिभाशाली हों। हो सकता है कि कम ताकत वाला व्यक्ति ही असली उत्तराधिकारी हो। इसलिए महान महारानी ने कमजोर और युवा प्रतिभाओं की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष रक्षा प्रणालियां लगाई थीं। अगर ऐसा नहीं होता तो बड़े और ताकतवर लोग कमजोरों को मारकर अपनी प्रतिस्पर्धा खत्म कर देते। लेकिन ये रक्षा हर जगह नहीं थी। कुछ स्थान इस सुरक्षा के दायरे से बाहर थे। अगर मानसी किसी ऐसे स्थान पर गई जहां ये सुरक्षा प्रणाली काम नहीं करती और उसी समय चौहान परिवार और अन्य परिवारों ने राठौर परिवार पर हमला कर दिया, तो नतीजा बहुत बुरा होगा। एल्डर श्रीधर ने गंभीरता से कहा, अगर हमने सही अनुमान लगाया है, तो जब चौहान परिवार ने ये जानकारी बेची, तो उन्होंने अन्य गुटों से यह शर्त रखी होगी कि कोई भी उन्हें निशाना नहीं बनाएगा। इसके बजाय वे सिर्फ राठौर परिवार के खिलाफ लड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मानसी के लिए महान महारानी रहस्यमय स्थान में सफल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पिछले 6 महीनों में शौर्य चौहान की चोटें भी ठीक हो चुकी होंगी। वह इस अभियान में जरूर शामिल होगा। उसके इरादे पहले से ही मानसी के प्रति शुद्ध नहीं थे। इसके अलावा चौहान परिवार को महान महारानी रहस्यमय स्थान की ज्यादा जानकारी है। अगर उन्होंने पहले से कोई योजना बनाए हो तो एल्डर बालकृष्ण आगे कुछ नहीं बोले। वे उसके परिणामों की कल्पना तक नहीं कर सके। युवाओं की स्थिति फिर भी ठीक है। महान महारानी ने अपने उत्तराधिकारी की सुरक्षा के लिए कई रोकथाम के नियम बनाए होंगे, लेकिन हम एल्डर्स के लिए स्थिति बहुत खतरनाक होगी। हम पर कोई विशेष सुरक्षा नहीं होगी। महान महारानी का मकसद उत्तराधिकारी खोजना था, न कि हमज ऐसे एल्डर्स को खजाने देना। अगर उसने कुछ खजाने छोड़े भी होंगे तो शायद सिर्फ इसलिए कि वे उसके उत्तराधिकारी के लिए उपयोगी नहीं थे। जो खजाना हासिल कर सकता है वही पाएगा। अगर कोई खजाना नहीं ले पाता या उसे पाने के चक्कर में मारा जाता है, तो यह उसकी खुद की गलती होगी। चौहान परिवार की यह चाल बहुत नीचता भरी है। एल्डर श्रीधर ने गुस्से से कहा, युवाओं को बेहद सतर्क रहना होगा। जहां तक हमारा सवाल है, शायद हम सिर्फ बाहरी हिस्से तक ही जा सकते हैं। अंदर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। इसका मतलब ये होगा कि हम एल्डर्स के पास खाली हाथ लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। हमने इतनी मेहनत की, इतने समय तक चौहान परिवार से टकराते रहे।
और अब हमारी स्थिति बाकी परिवारों से भी बदतर हो गई। हमें कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान ही हुआ। कोई और रास्ता भी नहीं है। एल्डर बालकृष्ण ने सिर हिलाया। अगर हमने चौहान परिवार पर दबाव नहीं डाला होता, तो ये रहस्यमय स्थान पूरी तरह उन्हीं के कब्जे में होता। हमारे पास कोई मौका ही नहीं होता। लेकिन अब हमें थोड़ी सी उम्मीद तो मिली है। फिर भी मुझे शौर्य चौहान की मौजूदगी से चिंता हो रही है। तारांकन आओ, मानसी से पूछे कि वह क्या फैसला लेती है। एल्डर श्रीधर ने भले ही यह कहा, लेकिन वह पहले से ही मानसी के जवाब को जानते थे। उसके स्वभाव को देखते हुए उसका जवाब केवल एक ही होगा। जहाज से बाहर निकलने का आदेश आने के बाद अर्जुन और एक अन्य राठौर परिवार का युवा एक साथ खड़े थे, जबकि एल्डर बालकृष्ण उन्हें महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार तक ले जा रहे थे। एल्डर बालकृष्ण ने हाथ लहराया और अर्जुन ने महसूस किया कि वह एक शक्तिशाली ऊर्जा से घिर गया है। इस ऊर्जा में हल्की झुनझुनी थी और छोटे छोटे बिजली के चमकते हुए कण दिखाई दे रहे थे। ये बिजली की शक्ति थी। एल्डर बालकृष्ण भी जली के लॉस का अभ्यास करते थे। बिजली को स्वर्गीय दंड की शक्ति भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये दुष्ट लोगों को खत्म कर सकती है, और इसी कारण एल्डर बालकृष्ण को स्वर्ग का क्रोध उपाधि मिली थी। जब अर्जुन को जहाज से बाहर लाया गया, तो उसने पहली बार भगवान के समाधि स्थल के पास समुद्र के पानी की भयानक खिंचाव शक्ति का अनुभव किया। भले ही एल्डर बालकृष्ण की ऊर्जा उसे सुरक्षित रख रही थी, फिर भी उसे लगा कि उसके शरीर की मांसपेशियां फटने वाली हैं। अर्जुन ने समुद्र की गहराई में नीचे देखा और एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वह जीवन भर याद रखने वाला था। उसके सामने समुद्र की गहराई में एक विशाल काला छिद्र था। ये काल आज छिद्र समुद्र तल के क्षितिज को निगल रहा था और दूर तक फैला हुआ था। इस काले छिद्र के केंद्र में एक काली दैवीय किरण आकाश की ओर उठ रही थी। यह एक विशाल देवताओं के भाले की तरह थी, जो समुद्र को भेदते हुए ऊपर स्थित विशाल महाद्वीप को छेद रही थी। वह महाद्वीप रतनगढ़ दुनिया था। ऐसा लग रहा था कि यह रहस्यमयी और डरावनी काली रोशनी ही रतनगढ़ दुनिया का भार संभाल रही है। यह उस दुनिया के लिए एक स्तंभ की तरह था। काली रोशनी के नीचे काला छिद्र एक सपाट सतह नहीं था, बल्कि यह थोड़ा गोलाकार था, मानो समुद्र की गहराई में कोई विशाल काला सूर्य दफन था और उसका केवल छोटा सा भाग ही दिखाई दे रहा था। भयानक भंवर इस काले गोल के चारों ओर तेजी से घूम रहा था। अंतहीन समुद्री जल उसमें समा रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि यह भंवर पूरी तरह से शांत था। इसमें कोई आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि यदि इसमें कोई आवाज होती भी, तो वह भी भगवान के समाधि स्थल द्वारा निगल ली गई होती। यह एक शाश्वत भंवर था जो प्राचीन काल से अस्तित्व में था। जब अर्जुन उसके करीब पहुंचा तो उसने उसकी विनाशकारी शक्ति को महसूस किया। एक महान सम्राट भी इसके सामने छोटा लगेगा। एल्डर बालकृष्ण ने कहा, हम वास्तव में अभी भी भगवान के समाधि स्थल से बहुत दूर हैं। लेकिन वास्तव में हम कितनी दूरी पर हैं, ये कहना असंभव है। ये 500 मील हो सकता है, या शायद 5000 मील। इसका कारण यह है कि भगवान के समाधि स्थल की खिंचाव शक्ति इतनी भयानक है कि अंतरिक्ष की सीमाएं भी विकृत हो चुकी हैं। इसलिए अब दूरी कोई स्पष्ट रूप से मापी जाने वाली चीज नहीं रही। यहां तक कि मैं बड़ी ही इसके बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं करूंगा। अगर कोई इसके पास पहुंचता है तो केवल इसकी विकृत अंतरिक्ष सीमाएं ही मुझे वापस लौटने में कठिनाई कर देंगी। ऐसा कहते हुए एल्डर बालकृष्ण भगवान के समाधि स्थल की ओर बढ़ने लगे, अर्जुन और राठौर परिवार के युवा को अपने साथ ले जाते हुए। समुद्र की भयानक खिंचाव शक्ति को एल्डर बालकृष्ण ने काफी हद तक अवशोषित कर लिया। उनके शरीर के चारों ओर बैंगनी ऊर्जा गाढ़ी हो गई और एक बिजली की तलवार का रूप ले लिया, जिससे उनके रास्ते में आने वाला सारा समुद्री जल अलग हो गया। युद्ध योद्धा इतनी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं कि वे बिना भोजन के जीवित रह सकें। वे स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं, जिससे वे पानी के नीचे भी सांस ले सकते हैं। वे समुद्र में मौजूद ऊर्जा को खींच सकते हैं, जिससे उन्हें शक्ति मिलती रहती है। लेकिन समुद्र की गहराइयों में अत्यधिक दबाव किसी भी साधारण योद्धा के लिए सहन करना आसान नहीं था। विशेष रूप से लाखों फीट की गहराई पर ऐसा लगता था जैसे उनके शरीर पर एक विशाल पर्वत का भार पड़ा हो। ओह, वह क्या है? जब वे भगवान के समाधि स्थल के प्रवेश द्वार के करीब पहुंचे, तो अर्जुन ने देखा कि वहां पहले से ही कई लोग मौजूद थे, लेकिन वे राठौर परिवार के सदस्य नहीं थे। प्रतिद्वंद्वी। अर्जुन की नजर ठंडी हो गई और उसका चेहरा गंभीर हो गया। प्रतिद्वंद्वियों का आना उसकी उम्मीद के खिलाफ नहीं था। इसका मतलब यह था कि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की यह यात्रा और भी मुश्किल हो जाएगी।
जब पूरा राठौर परिवार एकत्र हुआ तो अन्य गुटों के लोग भी उनकी ओर देखने लगे। भगवान के समाधि स्थल की उपस्थिति के कारण समुद्र का तल पूरी तरह अंधेरा नहीं था। योद्धाओं की तेज नजरों से वे इस माहौल में एक दूसरे को साफ देख सकते थे। यह इतने सारे गुटों को देखकर राठौर परिवार के शिष्य घबरा गए। ये कई लोगों की उम्मीद से ज्यादा था। उन्हें लगा था कि राठौर परिवार अकेले ही रहस्यमय क्षेत्र की खोज करेगा, लेकिन अब ये दृश्य देखकर वे चौंक गए। और जिस तरह से ये गुट उनकी ओर देख रहे थे, इससे खतरा साफ नजर आ रहा था। चौहान परिवार, मानसी की दादी भी राठौर परिवार की टीम के साथ महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार तक आई थीं। चौहान परिवार का प्रतीक देखकर इस बुजुर्ग महिला का चेहरा बदल गया। राठौर परिवार पहले ही चौहान परिवार को पूरी तरह से नाराज कर चुका था। अब इस स्थिति में चौहान परिवार और कई अनजान गुटों का सामना करना ऐसा था जैसे किसी अंधेरी रात में आम लोग भेड़ियों के झुंड से घिर जाएं। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। तुम लोग घबराहट क्यों दिखा रहे हो? एल्डर श्रीधर ने गुस्से में कहा, ये सिर्फ चौहान परिवार और कुछ अन्य परिवारों का अस्थायी गठबंधन है। ये बस अपने स्वार्थ के लिए साथ आए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वे एकजुट रहेंगे? इस माहौल में वे कोई हमला नहीं करेंगे। वे सिर्फ हमें देख रहे हैं। भगवान के समाधि स्थल के पास दबाव बहुत ज्यादा था। कोई भी गलती से भंवर में फंस सकता था और उसमें समा सकता था। यहाँ तक कि बड़े बड़े गुटों के महान एल्डर भी मर सकते थे। ऐसे हालात में अगर महान एल्डर स्तर के योद्धा लड़ाई शुरू करते तो यह आत्महत्या जैसा होता। इसके अलावा अगर लड़ाई शुरू होती तो वे अपने परिवार के युवाओं की रक्षा नहीं कर पाते। जैसे ही वे असुरक्षित होते, वे कुछ ही सेकंड में चकनाचूर हो जाते। कोई भी गुट राठौर परिवार को खत्म करने के लिए इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाएगा। लेकिन रहस्यमय क्षेत्र के अंदर स्थिति अलग होगी। चेहरों के हाव भाव से ही सब कुछ समझा जा सकता था। उदाहरण के लिए अर्जुन ने पहले ही शौर्य चौहान को देख लिया था। गुटों के बीच शौर्य चौहान सबसे केंद्र में खड़ा था। उसके साथ चौहान परिवार का एक एल्डर था जो उसकी सुरक्षा कर रहा था। वह अर्जुन को देखकर भयानक ढंग से मुस्कुरा रहा था। पिछले 6 महीनों में शौर्य चौहान पूरी तरह बदल चुका था। उसका चेहरा तो पहले जैसा ही था, लेकिन अब वह भयानक और खतरनाक नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक शालीन योद्धा ने अपनी नकाब उतारकर कोई दुष्ट शक्ति प्राप्त कर ली हो। अब वह सनकी और बेहद खतरनाक बन चुका था। अर्जुन, शौर्य चौहान ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, 172 दिन। 172 दिन हो चुके हैं जब से मैं राठौर परिवार से निकला था। इन 172 दिनों में मैंने हर पल उस दर्द और अपमान को याद किया जो तुमने मुझे दिया था। अब मैं तुम्हें 10,000 गुना नहीं, 100,000 गुना ज्यादा दर्द दूंगा। तुम्हें मेरे हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना मैं तुम्हें आसानी से नहीं मारूंगा। अगर मैं तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की शक्ति छीन लूंगा तो तुम जल्दी मर जाओगे। वह तो मजेदार नहीं होगा। मैं तुम्हारी संभावनाएं पूरी तरह खत्म कर दूंगा, लेकिन तुम्हें जिंदा रखूंगा। मैं तुम्हें पिघले हुए लोहे में कैद करूंगा और तुम्हारी उम्र बढ़ाने के लिए शीर्ष स्तर की औषधियों का इस्तेमाल करूंगा। मैंने तुम्हें 10,000 तरीकों से प्रताड़ित करने की योजना बना ली है। मैं तुम्हें 10,000 साल तक पीड़ा दूंगा। और मानसी राठौर, वह चुड़ैल, मैं उसे जीतकर बेरहमी से उसके साथ तारांकन करूंगा, और वह भी तुम्हारे सामने। मैं तुम दोनों को दिखाऊंगा कि जीते जी मरने जैसा दर्द कैसा होता है। शौर्य चौहान की आवाज अर्जुन और मानसी के कानों में गूंजी। अर्जुन बिना किसी भाव के मानसी की ओर देखने लगा। उसने बस हल्के से अपनी तलवार के हत्थे को पकड़ लिया। ये जहरीला सांप, शौर्य चौहान, हमारे साथ महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में जा रहा था। ये बहुत बड़ा खतरा था। चाहे अर्जुन ने 6 महीने पहले शौर्य चौहान को कितना भी प्रताड़ित किया हो, उसके दिल में मानसिक डर बैठा दिया हो, या उसकी आत्मा में छुपी चोट दी हो, फिर भी इस समय वह शौर्य चौहान के सामने बहुत कमजोर था। शौर्य चौहान पहले से ही 30 साल का था। उसकी शक्ति मानसी से भी ज्यादा थी, तो फिर अर्जुन से कितनी ज्यादा होगी। अर्जुन, ये शौर्य चौहान पिछले 6 महीनों में किसी अजीब बदलाव से गुजरा है। उसने शायद कोई दुष्ट शक्ति सीखी है। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। मानसी ने अपनी आवाज अर्जुन तक पहुंचाई। अब हालात ऐसे हो गए थे कि उसे महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करना ही था। भले ही वहां कितने भी खतरे हों, वह पीछे नहीं हट सकती थी। जब से उसने दुनिया को समझना शुरू किया था, तभी से वह इस पल का इंतजार कर रही थी, अपनी किस्मत को चुनौती देने का मौका। अब जब यह अवसर उसके सामने था, तो वह इसे किसी भी कीमत पर हासिल करेगी, भले ही उसे अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े।
तुम सभी इस खतरे को देख सकते हो। अब भी अगर कोई पीछे हटना चाहता है तो अभी भी देर नहीं हुई है। एल्डर श्रीधर ने अपनी पीठ राठौर परिवार के लोगों की ओर रखते हुए गंभीर स्वर में कहा। राठौर परिवार के कई शिष्यों ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने सिर हिलाया। कुछ की नजरें दृढ़ थीं तो कुछ डरी हुई, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटा। बहुत अच्छा, मुझे परवाह नहीं कि तुम दिल से पछता रहे हो या नहीं, लेकिन अब जब तुमने ठान लिया है कि तुम रहस्यमय क्षेत्र के खतरों का सामना करोगे, तो तुम्हें खुद को दूसरों से ज्यादा निर्दयी बनाना होगा ताकि तुम जिंदा रह सको। रहस्यमय क्षेत्र में कई जगहें तुम्हारी रक्षा करेगी, इसलिए दुश्मनों द्वारा मारे जाने का डर मत रखो। ये हमारे राठौर परिवार के लिए एक बड़ा मौका है। हार या जीत सब कुछ इस जुआ पर निर्भर करता है। एल्डर श्रीधर की आवाज गूंज उठी। अब महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र खोलने का समय आ गया है। एल्डर श्र बड़ी धर ने हाथों से सील बनाए और युआन क्यूई बहने लगी। उसकी समुद्र के पानी से भीगी हुई पोशाक भी फूलने लगी। सामान्य रूप से महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र को खोलने के लिए 3 बड़े योद्धाओं एल्डर श्रीधर, एल्डर बालकृष्ण और राठौर कुलमाता की शक्ति की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इस बार सिर्फ एल्डर श्रीधर ही आगे आए। एल्डर बालकृष्ण और कुलमाता पीछे रुके ताकि स्थिति पर नियंत्रण रख सके। हालांकि सिर्फ एक की शक्ति का आफ ही नहीं थी। दूसरे गुटों में से एक एल्डर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, वे बहुत ही सतर्क हो गए हैं। वे समझ गए थे कि राठौर परिवार सिर्फ एक महान एल्डर को आगे भेजकर सतर्कता बरत रहा था। अगर कोई अन्य गुट मदद नहीं करता तो महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र खुल ही नहीं सकता था। चलो मैं इसे खोलता हूँ। ली अग्नि संप्रदाय से एक एल्डर आगे बढ़ा। फिर अन्य गुटों ने भी अपने अपने एल्डर भेजे। चौहान परिवार ने एक छोटे उटिल चेहरे वाले व्यक्ति को आगे भेजा। वह बहुत युवा लग रहा था और इस पूरी टोली का नेता था, जबकि चौहान परिवार का कुलपति पीछे रहकर स्थिति को संभाल रहा था। महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र भगवान के समाधि स्थल के गहरे हिस्से में एक विशेष स्थान में छुपा हुआ था। सभी गुटों के महान एल्डर अंतरिक्ष की शक्तियों को अच्छी तरह समझते थे। उनके पास इतनी ताकत थी कि वे जगह को फाड़कर एक द्वार खोल सकते थे। 10 किरणें चारों दिशाओं से निकलकर समुद्र के एक बिंदु पर गिरी। वह बिंदु तेज गर्मी से पिघलने लगा और धीरे धीरे वहां एक अंतरिक्षीय गुफा बननी शुरू हो गई। जैसे ही गुफा खुली, अर्जुन, जो एल्डर बालकृष्ण के पीछे खड़ा था, एक गहरी रहस्यमय ऊर्जा महसूस करने लगा। यह ऊर्जा एक प्राचीन और शक्तिशाली अवशेष की तरह लग रही थी। यह आभा, जैसे ही यह आभा अर्जुन को घेरने लगी, उसे महसूस हुआ कि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार के पीछे एक बहुत ही रहस्यमय दुनिया छुपी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि अगर वह उस दुनिया में प्रवेश कर लेता तो उसे ग्रेट दाओ, महान सत्य की उत्पत्ति देखने का अवसर मिल जाता। यहाँ तक कि वह पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को आसानी से समझ सकता था। सिर्फ अर्जुन ही नहीं, अन्य युवा प्रतिभाओं ने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया। हालांकि उनमें से किसी की भी ऊर्जा को समझने की क्षमता अर्जुन जितनी तेज नहीं थी। नहीं, बस इतना महसूस हो रहा था कि अगर वे महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर लें तो उन्हें अनगिनत रहस्यों को खोजने का मौका मिल सकता है। प्रवेश द्वार धीरे धीरे बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। यह इतना बड़ा हो चुका था कि एक बार में 10 लोग इसके अंदर जा सकते थे। सभी बड़े गुटों के एल्डरों की संयुक्त शक्ति के कारण अंतरिक्षीय मार्ग को खोलना मुश्किल नहीं था। जाओ अंदर। एक बार जब तुम महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करोगे तो तुम सभी युवा लोग सीधे परीक्षण स्थल में भेज दिए जाओगे, जबकि हम एल्डर्स खजाना खोजने वाले स्थान में जाएंगे। एल्डर श्रीधर ने कहा और उसके हाथ पर ऊर्जा का एक गोल प्रकट हुआ। उसने जैसे ही अपनी हथेली आगे बढ़ाई, राठौर परिवार का एक युवा सीधा रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार में धकेल दिया गया। जब वह युवक हवा में उड़ा तो उसने सावधानी से अपनी सांसें रोक ली। हालांकि दूसरे गुटों में से किसी ने भी उस पर हमला नहीं किया, क्योंकि हर गुट के अपने शिष्य थे और कोई भी जीवन और मृत्यु की लड़ाई में फंसना नहीं चाहता था। धीरे धीरे एक एक करके सभी गुटों के युवा योद्धा रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने लगे। अर्जुन एल्डर बालकृष्ण के पीछे खड़ा था। उसे महसूस हुआ कि शौर्य चौहान की नजरें तेज चाकू की तरह उस पर टिकी हुई थीं। लेकिन केवल शौर्य चौहान ही नहीं, वहां एक और युवक था जो बहुत शातिर दिख रहा था। उसकी त्वचा पीली और बीमार सी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें तेज और निर्दयी थीं। अर्जुन ने तुरंत उसे पहचान लिया। उसका नाम नमन चौहान था। वह चौहान परिवार के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं में से एक था। परिवार में उसकी स्थिति शायद शौर्य चौहान के बाद दूसरी सबसे ऊंची थी।
जब चौहान परिवार राठौर परिवार के साथ बातचीत के लिए आया था, तब अर्जुन ने नमन को देखा था और उसकी तीखी आंखों को अच्छे से याद रखा था। अब अर्जुन की बारी आई तो कुलमाता थोड़ी हिचकिचाई। उन्होंने अर्जुन को आवाज भेजी और कहा, अर्जुन, क्या तुम सच में अंदर जाना चाहते हो? कुलमाता ने पहले ही राठौर परिवार के अनुशासन हॉल के लोगों को अर्जुन और शौर्य चौहान की दुश्मनी के बारे में जांच करने के लिए भेजा था। उन्होंने युन के जीवन के बारे में भी थोड़ा बहुत पता लगाया था। उन्हें यह मालूम पड़ा कि अर्जुन ने सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के एक प्रशिक्षण मैदान में असाधारण प्रदर्शन किया था, लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि रतनगढ़ दुनिया के लिए सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य कोई खास मायने नहीं रखता था। इसलिए वहां थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब अर्जुन को शौर्य चौहान और उसके साथियों का सामना करना था। ये लोग रतनगढ़ दुनिया के सबसे शक्तिशाली युवा योद्धा थे, साथ ही वे अर्जुन से उम्र में भी बहुत बड़े थे। इसलिए एक बार महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अर्जुन कितने खतरों का सामना करेगा, ये सोचकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था। कुलमाता ने फिर कहा, अर्जुन, वास्तव में ये प्रशिक्षण तुम्हारे लिए सिर्फ दुनिया को देखने और अनुभव लेने के लिए था, लेकिन अगर यह बहुत ज्यादा खतरनाक है तो तुम्हें सोचना चाहिए कि क्या ये जोखिम लेना सही रहेगा या नहीं। अगर तुम महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश नहीं भी करते तो भी तुम्हारी उज्जवल भविष्य की संभावनाएं बनी रहेंगी। तुमने पहले ही उजाड़ स्वर्ग तकनीक में शानदार उपलब्धि हासिल कर ली है, इसलिए तुम रतनगढ़ दुनिया में एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हो। कुलमता एक दुविधा में थी। उन्हें कुछ पछतावा भी हो रहा था कि उन्होंने अर्जुन को महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में जाने की अनुमति दी। अर्जुन ने कहा, कुलमाता की चिंता के लिए धन्यवाद। यह सच में महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में जाना चाहता है और उसे देखना चाहता है। तो ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की बुनियाद अच्छी है और तुम सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य की युवा पीढ़ी बड़ी में सबसे बेहतरीन में से एक हो, लेकिन रतनगढ़ दुनिया अलग है। यहाँ के योद्धा तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। मैं यह उम्मीद नहीं करती कि तुम महान महारानी की विरासत प्राप्त करोगे, और ना ही मुझे उम्मीद है कि तुम मानसी की टूटी हुई मेरिडियंस को जोड़ने का कोई तरीका खोज लोगे। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम जिंदा लौट आओ, यही सबसे बड़ी सफलता होगी। कुलमाता ने एक बार फिर समझाया। अर्जुन राठौर परिवार की अनमोल संपत्ति था। उसकी अनोखी आंखों की शक्ति ऐसी थी जिसके बारे में कुलमाता ने पहले कभी नहीं सुना था। ये शक्ति आने वाली पीढ़ियों में भी जा सकती थी। कुलमाता ने एल्डर श्रीधर और एल्डर बालकृष्ण का बड़ी ही ओर देखा और सिर हिलाया। राठौर परिवार के दोनों महान एल्डर अब खाली थे। उन्होंने चौहान परिवार के किसी भी गुप्त हमले से बचाने के लिए अर्जुन को खुद महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार में भेजा। फिर भी जैसे ही अर्जुन प्रवेश द्वार में गया, उसे महसूस हुआ कि कुछ जोड़ी आंखें उसके शरीर को स्कैन कर रही हैं। यह महसूस होते ही अर्जुन का दिल ठंडा पड़ गया। भले ही उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई क्रिस्टल का पता लगा लेगा, लेकिन यूं दूसरों द्वारा जांचा जाना उसे बेहद घिनौना लगा। ये बूढ़े मूर्ख। जब अर्जुन का आधा शरीर पहले ही अंदर जा चुका था, तब उसने पीछे मुड़कर उन लोगों को देखा। वहां कई दुश्मनी भरी निगाहें थीं और शौर्य चौहान का घिनौना चेहरा भी दिखा। वो अंदर चला गया। मुझे सच में नहीं पता कि उसे इतना आत्मविश्वास किसने दिया, लेकिन ये तो मेरे ही मन का है। शौर्य चौहान के चेहरे पर क्रूर मुस्कान आ गई। उसने हवा में अपना हाथ बंद किया, जैसे कि वह अर्जुन को मारने की सोच रहा हो। संकेत बैनर्जी, अर्जुन तुमसे थोड़ा ही छोटा है। जब वह महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसे तुम्हारे साथ ही रखा जाएगा। आगे की चीजें मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। शौर्य चौहान की बात सुनकर लाल लबादे में खड़ा एक युवक हल्के से मुस्कुराया। उसने बिल्कुल लापरवाही से कहा, यह तो छोटी सी बात है। अर्जुन को अचानक महसूस हुआ कि उसकी दृष्टि बदल गई। जैसे ही उसकी आंखों के सामने का दृश्य साफ हुआ, वह एक विशाल और खाली भूमि के ऊपर खड़ा था। ये भूमि पूरी तरह से खाली थी, इतनी खाली कि यहाँ खड़े होकर इंसान कमजोर महसूस कर सकता था। चारों ओर सिर्फ सफेदी ही सफेदी थी जो अनंत दूरी तक फैली हुई थी। स्विश स्विश कुछ हल्की आवाजों के साथ और भी लोग अंदर भेजे गए। अर्जुन ने अपनी युआन क्यूई को प्रवाहित किया और अधिक सतर्क हो गया। अर्जुन के अलावा इस स्थान पर कुल 10 से अधिक लोग थे। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसे चौहान परिवार के कुछ लोग भी दिखाई दिए। राठौर परिवार की तरफ से अर्जुन ने कुछ और लोगों को भी पहचाना। उनमें से एक रंग बिरंगे कपड़े पहने एक युवा लड़की थी।
वह छोटी और सुंदर थी। जब उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी तो उसने हल्की मुस्कान दी। उसका नाम मीरा राठौर था। वह उन शुरुआती 6 लोगों में से एक थी जिन्हें महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने का स्थान मिला था। मीरा के बगल में एक नाजुक चेहरा वाला युवक खड़ा था। उसका नाम आरव राठौर था। वह मीरा का भाई था। तीसरे व्यक्ति का नाम क्षेम राठौर था। जैसे ही श्याम ने अर्जुन को देखा, उसकी आंखों में हल्की सी नफरत झलक उठी। मुझे इस कमीने के साथ ही होना था। कितनी बदकिस्मती है। श्याम असहज महसूस कर रहा था। हालांकि वह अपनी शक्ति दिखाना चाहता था ताकि अर्जुन को पता चले कि रतनगढ़ दुनिया का एक असली योद्धा कैसा होता है। लेकिन वह जानता था कि अर्जुन पर चौहान परिवार की नजर है। इस प्रशिक्षण अनुभव में कई लोग अर्जुन को मारना चाहते थे। अर्जुन के साथ होने का मतलब था खुद को खतरे में डालना। ये लड़का, इसके साथ रहना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। जो लोग इसे मारना चाहते हैं वे कोई आम लोग नहीं हैं। श्याम ने अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखा। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश के बाद लोगों को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इन समूहों का नियम 2 चीजों पर निर्भर करता था, उम्र और प्रवेश करने का समय। जो एक ही समय पर और समान उम्र के थे वे एक ही समूह में रखे गए। इसलिए राठौर परिवार के 4 सबसे युवा शिष्य एक ही समूह में थे। राठौर परिवार के शिष्यों ने अपने समूह को एकजुट रखा। उन्होंने चौहान परिवार और अन्य गुटों से दूरी बनाए रखी। हाँ, मुझे उसी आदमी के साथ रहना है जिसने यंग मास्टर शौर्य को थप्पड़ मारा था। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक युवक जिसने अपनी पीठ पर एक बड़ा बैग लटकाया हुआ था, अर्जुन की ओर देखकर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला। असल में जैसे ही अर्जुन महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार से गुजरा, कुछ लोग तुरंत उसके पीछे पीछे अंदर आ गए। ये लोग अर्जुन की उम्र के थे। वे जानबूझकर उसी समूह में शामिल होने आए थे जिसमें अर्जुन था। लेकिन क्यों? क्योंकि चौहान परिवार ने अर्जुन का सिर लाने वाले के लिए बेहद आकर्षक इनाम रखा था। इन लोगों की नज़र में अर्जुन एक स्वादिष्ट शिकार था। हर कोई इस पर झपटने के लिए तैयार था। शौर्य चौहान सच में बेकार निकला। कोई भी मामूली आदमी उसे रौंद सकता है। हे। एक काले कपड़े पहनी हुई, काले बालों वाली लड़की ने अपनी मीठी लेकिन रहस्यमय आवाज में कहा। उसकी बातों में शौर्य चौहान के लिए तीखा तिरस्कार था। तो ये लोग चौहान परिवार के साथ नहीं हैं, अर्जुन ने सोचा। क्योंकि वे भी दोस्ताना नहीं लग रहे थे। अर्जुन ने उस लड़की की तरफ देखा। वह छोटी कद की थी, उसकी पीठ हल्की सी झुकी हुई थी। लगता था कि वह हमेशा झुकी हुई चलती थी। उसके नाखून काले, लंबे और नुकीले थे। उनकी ठंडी चमक देखकर लगता था कि वे जहर से भरे हो सकते हैं। जैसे ही उसकी नज़र अर्जुन से मिली, उसने हंसते हुए अपने होंठ चाटे। यह ऐसा था जैसे वह अर्जुन को निगलना चाहती हो। तेरी। क्षेम राठौर मन ही मन गाली देते हुए बोला। ये लोग कौन हैं? ये कोई आम लोग नहीं लगते। इनमें से कई तो सीधे इस अर्जुन के लिए आए हैं। पैंथर लेडी, शौर्य चौहान के बारे में इतनी बुरी बात मत कहो। उसने बस एक आसान काम में असफलता पाई है। यह अर्जुन लड़का बहुत चालाक है। हमें उस पर नजर रखनी होगी। कुछ लोग वहां मौजूद थे जो चौहान परिवार से अच्छे संबंध रखते थे। इसलिए उनमें से एक ने शौर्य चौहान का पक्ष लिया। जिसे पैंथर लेडी कहा जा रहा था, वह एक छोटी कद की, काले बालों वाली लड़की थी जो काले कपड़े और काले नाखूनों के साथ खड़ी थी। पैंथर लेडी चुप हो गई। उसे चौहान परिवार के प्रति कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन पहले से किए गए आत्मा बंधन और वहां मौजूद चौहान परिवार के एक शिष्य के कारण वह शौर्य चौहान की बुराई नहीं कर सकती थी। चौहान परिवार का ये शिष्य लगभग 16-17 साल का दिखता था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का था और एक लाल जलती हुई लंबी पोशाक पहने युवक के पीछे खड़ा था। इस युवक का नाम संकेत बैनर्जी था और वह ली अग्नि संप्रदाय से था। पैंथर लेडी और वह लड़का जो अपने साथ एक बैग लेकर खड़ा था, दोनों संकेत का बहुत सम्मान करते थे। उसने ली अग्नि संप्रदाय की पिछली आंतरिक प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था। ली अग्नि रैंकिंग हर 3 साल में आयोजित होती थी और इसमें केवल 18 साल से कम उम्र के शिष्य भाग ले सकते थे। केवल वे ही ली अग्नि संप्रदाय के प्रतिभागी बन सकते थे जिन्होंने अभी परिपक्व अवस्था प्राप्त नहीं की थी। संकेत बैनर्जी ने इस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त कर अपनी शक्ति साबित कर दी थी। ये ध्यान देने योग्य था कि रतनगढ़ दुनिया में परिवारों की संगठित शक्ति किसी भी संप्रदाय की तुलना में अधिक होती थी, लेकिन ताकत के मामले में संप्रदाय बड़े परिवारों से अधिक शक्तिशाली होते थे। इसका कारण ये था कि परिवार केवल अपनी संतानों को प्रशिक्षित कर सकते थे,
जबकि संप्रदाय किसी को भी चुन सकते थे, जिससे उनकी शक्ति में विविधता और विकास अधिक होता था। यहाँ मौजूद विभिन्न गुटों के लोग आपस में बातें करने लगे। वे अर्जुन को बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहे थे और खुलेआम उसकी हत्या की योजना बना रहे थे। फिलहाल महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के भीतर हर प्रतिभागी को एक विशेष नियम द्वारा सुरक्षा प्राप्त थी। जो भी पहले हमला करता, उसकी ऊर्जा तुरंत हटा दी जाती। हालांकि ये सुरक्षा केवल उन योद्धाओं के लिए थी जो महान महारानी के उत्तराधिकारी बनने के योग्य थे। जैसे ही कोई अपनी योग्यता खो देता, उसे यह सुरक्षा मिलनी बंद हो जाती और रहस्यमय क्षेत्र उसे बचाने के लिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करता। इसलिए सभी लोग इंतजार कर रहे थे परीक्षा के शुरू होने का। केवल वे ही आगे बढ़ सकते थे। जिनमें पर्याप्त प्रतिभा थी, जिनके पास क्षमता नहीं होगी, वे बाहर हो जाएंगे। वहां मौजूद अधिकतर लोगों के लिए प्रतियोगिता से बाहर होना केवल उनकी परीक्षा का अंत था। लेकिन अर्जुन के लिए बाहर होना मतलब भेड़ियों के झुंड में गिरना था। अगर ऐसा हुआ तो उसका क्या हश्र होगा, ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था। इसी समय एक शुआ की आवाज आए और सफेद भूमि में एक अजीब सा कंपन हुआ। सभी के सामने अचानक एक विशाल नदी प्रकट हुई। इस नदी के ऊपर एक प्रकाश से बनी विशाल पुल दिखाई दी। ये प्रकाश पुल लगभग 20 मीटर चौड़ा और 200-300 मीटर लंबा था। इस प्रकाश पुल पर एक धुंधली छाया प्रकट हुई, जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। जब लोगों ने ध्यान से देखा, तो उनके दिलों में एक झटका लगा। वह एक प्राचीन उजाड़ जानवर था। ये जानवर लगभग 2 मंजिला ऊंचा था और दिखने में एक विशाल बाघ जैसा था। इसके शरीर पर धारियां नहीं थीं, बल्कि अनगिनत बिजली की चमकती हुई रेखाएं थीं। इसके लंबे दांत भालों जैसे दिखते थे और पंजे तलवारों की तरह तेज थे। ये देखने में अत्यंत भयंकर और भयावह था और इसके चारों ओर एक जबरदस्त दबाव महसूस हो रहा था। वहां मौजूद कई युवा हैरान थे। यह क्या था? यह उजाड़ जानवर बहुत ही असली लग रहा था। यह एक जीवित उजाड़ जानवर की तरह लग रहा था, जिसके शरीर में मांस और खून था। उसकी गहरे पीले रंग की आंखों में ठंडी और खौफनाक चमक थी। लेकिन सभी को पता था कि रहस्यमय क्षेत्र बहुत समय से अस्तित्व में है। कोई भी जानवर इतनी लंबी अवधि तक वहां बंद होकर जीवित नहीं रह सकता था। असल में यह उजाड़ जानवर ऊर्जा से बना एक एनर्जी प्रोजेक्शन था। एक ऊर्जा से बना जानवर असली जानवर जैसी ही भावना उत्पन्न कर सकता था। यह तरीका चौंकाने वाला था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि यह दृश्य चौहान परिवार के जेड स्क्रॉल में दर्ज नहीं था। जेड स्क्रॉल के रिकॉर्ड के अनुसार उन्हें पहले एक वीरान इलाके से गुजरना था और रास्ते में लड़ाई करनी थी, लेकिन इसमें प्रकाश पुल या इस भयंकर जानवर का कोई जिक्र नहीं था। चून की आत्मा संधि की वजह से शौर्य चौहान झूठी जानकारी नहीं दे सकता था। इसलिए इसका मतलब था कि रहस्यमय क्षेत्र की परीक्षा हर बार बदलती थी। इसका मतलब ये था कि जो लोग पहले यहां आ चुके थे, उनके अनुभवों का उपयोग करने से कोई लाभ नहीं था। इससे ये सुनिश्चित होता था कि केवल वही व्यक्ति सफल होगा जो वास्तव में योग्य था। इसका एहसास होते ही लोग आश्चर्य में पड़ गए। ये रहस्यमय क्षेत्र वास्तव में बहुत ही डरावना था। प्राचीन महान महारानी ने ये कैसे संभव किया कि हर बार परीक्षा अलग हो? लेकिन अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं था। अब यह स्पष्ट था कि चौहान परिवार के जेड स्क्रॉल में सिर्फ प्रवेश स्थान की जानकारी थी, बाकी किसी चीज का कोई उपयोग नहीं था। अब उन्हें अपनी सूझबूझ पर निर्भर रहना था। परीक्षा की सामग्री बदल चुकी है, इसका मतलब है कि आगे हमारे सामने क्या आएगा, ये पूरी तरह अज्ञात है। वह युवक जिसके कंधे पर एक बैग था, न केवल चिंतित था, बल्कि उसके चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। दिलचस्प। पैंथर लेडी भी इसे आजमाने के लिए उत्सुक थी। उसने अनायास ही अपने पंजों से हवा में झटका दिया और उसकी उंगलियों पर काले नुकीले नाखून चमक उठे। उसी समय सभी के कान ओह में एक आवाज गूंजी। यह आवाज शांत और मधुर थी, लेकिन उसमें कोई मानव भावना नहीं थी, जिससे यह धातु जैसी लग रही थी। हर किसी को एक मौका मिलेगा। जो इस जानवर के हमलों का सामना एक अगरबत्ती के जलने तक कर लेगा, उसे प्रकाश पुल पार करने और रहस्यमय क्षेत्र के अगले स्तर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। समझ गया, तो हमें इस जानवर के हमलों को सहन करना होगा। मुझे ये परीक्षा पसंद आई। पैंथर लेडी उत्तेजित हो गई। सिर्फ पैंथर लेडी ही नहीं, बल्कि राठौर परिवार के पक्ष में खड़ा श्याम राठौर भी बहुत उत्साहित था। पहली परीक्षा जानवरों से लड़ने की थी, और यही तो उसकी असली ताकत थी। रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले के आखिरी 6 महीनों में श्याम ने शैतानी प्रशिक्षण लिया था। उसने अपना सारा समय लड़ाई में बिताया, या तो युवा प्रतिभाओं से मुकाबला करके या फिर उजाड़ जानवरों के साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़कर।
यह एक अच्छा संकेत है। मैं इस परीक्षा में चमकूंगा। श्याम ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा की चमक झलकने लगी। श्याम राठौर परिवार के शीर्ष प्रतिभाओं के स्तर पर नहीं था, नहीं तो उसे रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने के अपने स्थान के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। जहां तक अर्जुन की बात थी, श्याम को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि अर्जुन रहस्यमय क्षेत्र में मारा जाएगा या नहीं। उसकी असली चिंता ये थी कि अर्जुन के बहुत अधिक शक्तिशाली दुश्मन बन सकते हैं, जिससे वह खुद भी मुसीबत में पड़ सकता है। सीधी बात यह थी कि जब तक वह खुद सुरक्षित रहता, तब तक यदि अर्जुन को किसी अन्य परिवार के लोग मार भी देते, तो वह बस इस पर खुश ही होता। अर्जुन ने लगभग उसका स्थान छीन लिया था और उसे परिवार की कुलमाता का विशेष अनुग्रह भी मिला था, जिससे वह परिवार के शीर्ष संसाधनों का उपयोग कर सकता था। इसी वजह से श्याम को पहले से ही उससे जलन थी। उसके लिए अर्जुन का मर जाना ही सबसे अच्छा था। इसी समय मीरा खुशी से हंसने लगी। इस प्राचीन रहस्यमय क्षेत्र का खुद अनुभव करना बहुत दुर्लभ अवसर है। अगर इसे रिकॉर्ड न किया जाए तो ये बहुत बड़ी चूक होगी। मीरा रंग बिरंगे कपड़ों में थी। वह नन्ही और प्यारी लग रही थी, शायद इसलिए कि वह अर्जुन की उम्र की थी। उसकी प्रवृत्ति अब भी किसी नादान बच्चे जैसी थी। वह जो चाहती थी वही करती थी और राठौर परिवार को घूर रहे अन्य गुटों की परवाह नहीं कर रही थी। उसने अपनी अंगूठी से एक विजुअल डिस्क सरणी निकाला और उसे प्रकाश पुल के पास रख दिया। वह सभी युवाओं के परीक्षण को रिकॉर्ड करना चाहती थी। हाँ, जूनियर सिस्टर मीरा, ये बहुत दिलचस्प विचार है। विजुअल डिस्क को देखकर श्याम भी उत्साहित हो गया। उसे लगा कि उसकी शानदार बहादुरी और प्रदर्शन राठौर परिवार के एल्डर्स को नहीं दिखेगा, लेकिन अब इस डिस्क के जरिए वे इसे बाद में देख सकते थे। श्याम सोच ही रहा था कि क्या उसे तुरंत पुल पर चढ़ जाना चाहिए। तभी रहस्यमय क्षेत्र की ठंडी और भावहीन आवाज दोबारा गूंजी। जो पहला व्यक्ति प्रकाश पुल पर कदम रखेगा, उसके लिए कठिनाई 20% कम कर दी जाएगी। जैसे ही ये शब्द गूंजे, एक मोटा युवक झट से पुल पर कूद पड़ा। जो सबसे पहले जाता, उसे जानवर की शक्ति का अंदाजा नहीं होता, जिससे वह नुकसान में रहता। लेकिन 20% कठिनाई कम होने से ये नुकसान एक लाभ में बदल गया। ये लड़का, श्याम समेत कई लोगों ने मन ही मन गुस्से में बुदबुदाया। यह मोटा बहुत चालाक निकला, इसने पहला स्थान आसानी से लूट लिया। हाँ, दोस्तों, मैं तुम सबके लिए रास्ता दिखाऊंगा, मोटा युवक हंसते हुए बोला। वह खुश था कि उसे पहला स्थान मिल गया। हालांकि वह अपनी क्षमताओं को लेकर ज्यादा आत्मविश्वास में नहीं था। जैसे ही वह जानवर के सामने आया, उसने पूरी सतर्कता बरती। उसे अच्छी तरह पता था कि प्राचीन महान महारानी इतनी ऊंचे स्तर की थी कि आम प्रतिभाएं भी उसे प्रभावित नहीं कर सकती थीं। जिस कठिनाई से महान महारानी ने अपने उत्तराधिकारी को चुनने के लिए ये रहस्यमय क्षेत्र बनाया था, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। उसके सामने खड़ा जानवर किसी अज्ञात प्राचीन प्रजाति का था। उसकी शक्ति बेहद भयानक थी। भले ही यहाँ सभी प्रतिभाशाली थे, फिर भी इनमें से बहुतों को पहली परीक्षा में ही बाहर कर दिया जाता। पहले ठंडी आवाज ने कहा था कि अगरबत्ती के जलने तक पुल पर टिका रहना ही परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए मोटे युवक का जानवर से लड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसे बस किसी भी तरह टिके रहना था। सिर्फ सहना इस उजाड़ जानवर को हराने से कहीं आसान था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो पर 100 लाइक्स और 50 कमेंट्स पूरे करवा देना। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें बहुत आगे तक ले जाता है। जल्दी से लाइक करो, कमेंट जरूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। टारगेट पूरा हुआ तो अगला धमाकेदार वीडियो आज ही लेकर आऊंगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसे ही शानदार और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नाइट स्टोरीज चैनल पर। सभी नई कहानियों की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।